आइए स्वागत करते हैं मिस शाइना जीवानी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, हेलो, थैंक यू। मुझे पता है कि एक बहुत ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फैमिली जो रहती है वहाँ से आप बिलोंग करते थे और वहाँ से आपने एक सिंगर बनने का सपना देखा। सिंगर मैं ऐसे ही नहीं बनी। मुझे याद है कि मैं 5th स्टैंडर्ड में थी और तब से मेरे काम करने की जर्नी, जब मुझे पता चला कि मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे डैडी लारी चलाते थे वेजिटेबल की, सब्जी बेचते थे ये। और मम्मी तो वो नमकीन बेचने के लिए डोर टू डोर जाती थी। एज अ मेड भी वर्क किया है मेरी मम्मी ने भी और मैंने भी। और तभी मुझे नहीं मालूम था कि ये अच्छा काम है, ये छोटा है, ये बड़ा है। मुझे पता है कि घर में खाना नहीं होगा, अगर हम नहीं जाएंगे तो हम खाना नहीं खा पाएंगे। अभी बातों बातों में आपने बताया कि एंकरिंग भी करके आती है। हाँ, ये थोड़ा समझ में नहीं आया। मैंने एंकरिंग पिछले 4 साल से शुरू किया है। एक न्यूज़ कटिंग मुझे मिली उसमें, दिव्य भास्कर न्यूज़पेपर की, जिसमें आपके बारे में एक आर्टिकल छपा था और उसमें लिखा था कि एक मुस्लिम लड़की जो गरबा गाती है और माता जी की आराधना के इतने भाव से वो गरबा गाती है, वो आर्टिकल के बाद लोगों का आपके प्रति नजरिया क्या था? देखो, मेरे पास 2 रास्ते थे। शादी करके एक घर में सेट हो जाऊं, या तो मैं इनके बारे में सोचूं, अपनी फैमिली के बारे में। आपको कहीं सेक्सुअली हैरेस करने की किसी ने कोशिश की? मेरे लाइफ के कुछ सपने थे, कुछ गोल थे। फर्स्ट मेरा सपना था खुद का घर खरीदना, जो मैंने लिया। और सेकंड मेरा सपना था कि मैं और अस्मा तो नहीं पढ़ सके ना, बट मेरी निशा को वो टॉप लेवल का एजुकेशन देना। आज निशा यूके है। आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। और एक जरूरी बात, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपके सब्सक्रिप्शन से हम नए बेहतरीन गेस्ट को इनवाइट कर सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं विवेक सुरानी, मोटिवेशनल स्पीकर एंड लाइफ कोच। और मैं हूं ईशान सुरानी, एक ई कॉमर्स बिजनेस कोच। और आप सभी का स्वागत है हमारे पॉडकास्ट इनर वाइब्स में, जहां मिलती है वो सच्ची बातें जो किताबों में नहीं, जिंदगी के अनुभवों से मिलती है। दोस्तों, आज हमारे स्टूडियो की गेस्ट सीट पर बैठी है एक ऐसी सेल्फ मेड वुमन जिसने अपने दम पे अपना करियर बनाया है। 2000 से ज्यादा शोज और विदेशों में अपना नाम कमाने वाली ये एक ऐसी लेडी है जो हजारों लोगों के दिल में राज करती है। आइए स्वागत करते हैं मिस शाइना जीवानी। नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार, हेलो, थैंक यू। इनर वाइब्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम कोशिश करते हैं एक सक्सेसफुल पर्सन के लाइफ की पीछे की जर्नी, उसके संघर्ष को दिखाने की, उसकी लाइफ जर्नी को दिखाने की। और जब हम आपके बारे में पढ़ रहे थे और पूरा रिसर्च कर रहे थे तो मैं बहुत ही क्यूरियस हूँ और मैं सच बताऊं तो जानना चाहता हूँ कि एक सेल्फ मेड वुमन संगीत की दुनिया में आज इतना सक्सेसफुल, जो लोग देख रहे हैं कि ये एक सक्सेसफुल लेडी है जी। लेकिन आपकी जर्नी पूरी जो लाइफ की है, तो मुझे पता है कि एक बहुत ही इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन फैमिली जो रहती है वहाँ से आप बिलोंग करते थे। Exactly. और वहाँ से आपने एक सिंगर बनने का सपना देखा और आज एक सक्सेसफुल सिंगर हैं और देश और विदेश में नाम है। अपनी इस जर्नी के बारे में बताइए। जर्नी की शुरुआत करने से पहले ना, मैं आप लोग का भी वेलकम करना चाहती हूँ कि कहते कि हर दिन आता है एक याद लेकर और हर दिन जाता है एक याद देकर। हर दिन आता है एक याद लेकर और हर दिन जाता है एक याद देकर। आज का जो दिन है ना, वो बहुत बहुत ही खास है, क्योंकि वो लाया है एक कलाकार और एक कदरदान को एक साथ लेकर। क्या बात है, तो क्या बात है। आप भी वही कलाकार है और हम भी, क्योंकि एक कलाकार की जब कोई कदर करता है ना, तो उसका जो बोलते हैं ना, एनर्जी और बढ़ जाती है। ओके, और रही बात कुछ बनने की, तो डायरेक्ट मैं विवेक जी सिंगर नहीं बनी, क्योंकि पहले तो एक नॉर्मल फैमिली में पैदा होना, तो मेरी जर्नी जो कहते हैं ना, जो ठोकर, वो मेरे 12 में जब मैं पैदा हुई थी तब से हुई। तो वो कैसे,
तो मैं सेकंड चाइल्ड हूँ मेरी फैमिली की। हम्म। और जब उनको पता चला, फर्स्ट मेरी सिस्टर अस्मा, सेकंड मैं, और थर्ड, हम 3 सिस्टर हैं, भाई नहीं है। तो उनको पता चला कि मैं लड़की हूँ, तो कोई मुझे नहीं देखने आया। ओह। यस, कि लड़की है, ओ लड़की हुई है। तो मुझे आज भी याद है, मम्मी ने कहा कि उन्होंने फ़ोन करके कंफर्म कर दिया कि क्या हुआ है, फिर उसके ऊपर आने वाले थे। तो उनको पता चला कि लड़की है, तो मुझे देखने के लिए कोई नहीं आया। और मेरे कपड़े, क्योंकि एक जब माँ बनती है ना एक लेडी, तो उनको कपड़े चेंज करना पड़ता है ना, हाँ, डिलीवरी के बाद। और वो बच्चा जब ऐसे, क्योंकि उसके पास कोई वो कपड़े के साथ में पैदा नहीं होता, तो उसको भी कपड़े चाहिए ना। तो वो जो कपड़े हैं ना, वो हॉस्पिटल से मिले थे मुझे और मेरी मम्मा को। तो वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, क्योंकि एक लड़की, और वो भी एक नॉर्मल फैमिली जिसके पास कुछ नहीं है। तो वहाँ पर मैं पैदा हुई और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। अब एक लड़की का स्टेटस 90s में क्या होता था कि वो कुछ नहीं हो सकती, वो कुछ नहीं है। एक लड़की है तो एक लड़की को बड़ा होना है, घर में काम करना है और शादी करके चले जाना है, राइट। सिंगर मैं ऐसे ही नहीं बनी। मुझे याद है कि मैं 5th स्टैंडर्ड में थी, और तब से मेरे काम करने की जर्नी, जब मुझे पता चला कि मेरे घर में बहुत प्रॉब्लम है, क्योंकि मेरे डैडी लारी चलाते थे वेजिटेबल की, सब्जी बेचते थे, यस। तो मैं वो लारी लेकर उनके साथ, मैं कभी डैडी के साथ जाती थी, और मम्मी जो बोलते हैं ना कि नाश्ता, आज जो हम लोग जाते हैं नाश्ता, इनके लिए स्वीट्स है, कुछ तीखा है, तो वो नमकीन बेचने के लिए डोर टू डोर जाती थी मम्मी। तो उसके साथ मैं जाती थी। और आज वो वर्ड मुझे याद है मम्मी का, कि मुझे मम्मी ने कहा था कि तू चल ना मेरे साथ, तू मेरा लक है, तू आती है ना तो मैं ज़्यादा पैकेट बेच सकती हूँ। क्या बात है। तो मुझे तब से रियलाइज़ हुआ कि मेरी फैमिली, मैं कौन सी फैमिली में हूँ। और मेरी, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मुझे कुछ चाहिए, वो मुझे पता है कि मेरे मम्मी डैडी दिलाएंगे ही नहीं ना, मुझे पता है वो फैमिली में क्या क्या चल रहा है। तो तब से मुझे पता चला कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, और उसमें मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ। तो तब से मैं मम्मी के साथ वो जर्नी में मैंने स्टार्ट किया। मैं डैडी के साथ लारी चलाती थी, और तभी मुझे नहीं मालूम था कि ये अच्छा काम है, ये छोटा है, ये बड़ा है। मुझे पता है कि घर में खाना नहीं होगा, अगर हम नहीं जाएंगे तो हम खाना नहीं खा पाएंगे। जैसे सब्जी बचती थी तो वो सब्जी फिर बनती थी रात को, जो बचती थी वो, जो नहीं बचती थी तो हम चटनी रोटी खाकर सोते थे। तो वो जर्नी वहाँ से शुरू हुई। और एक मुझे मालूम है कि मेरी फैमिली में से ही मैंने झाड़ू पोता भी किया है, मैं और मेरी एज अ मेड भी वर्क किया है, मेरी मम्मी ने भी और मैंने भी। थोड़ा वो ऑड लगता था कि कहीं कहीं काम करने जाना, कैसे जाएंगे ना, बट तभी ऐसा लगता था कि नहीं, पैसे आएंगे ना। 600 आते थे, और वो 600 में से मैं अपनी फीस, 600 रुपये, हाँ, महीने की, उसमें पूरा घर का पूरा बंगलो था वो, और वो पूरा बंगलो का काम हम लोग करते थे, मैं और मम्मी। और वो मेरे रिलेटिव ही थे। कितनी ऑड, हाँ, कितनी अलग बात थी रिलेटिव ही थे। हाँ, वो रिलेटिव ही थे। हमको अपने रिलेटिव के वहाँ पर काम करना है, वो हमको 600 देंगे। और मैं अपनी फ़ीस भरती थी 125 स्कूल के और 125 ट्यूशन के, और बाकी के मैं घर पर देती थी। तो यहाँ से शुरुआत हुई। और साइकिलिंग में जब लोगों को देखती थी ना, साइकिल चलाते हैं, ये रेंट पे मिलती थी ना पहले, 25 पैनी पैसे, एग्जैक्टली, तो 1 घंटे का पास, कुछ हाँ, पैसा। और 1 घंटे के ऊपर होता तो हम खुश होते थे कि हम लोगों ने उसको पागल बना दिया, हमने 10 मिनट ज़्यादा चला दी, है ना। तो वो सारे लम्हे, वो सारे पल थे। तो वो रेंट से भी हम लोग नहीं खरीद सकते थे। चॉकलेट्स होती थी तो लोगों को जब हम खाते देखते थे तो हम लोग वो भी नहीं खरीद सकते थे। खाना भी ऐसा बहुत बार हुआ कि हम लोग ने बिना खाए हम सो गए, ऐसा हुआ। तो ऐसी जर्नी हमारी रही है। और हम लोग ना 6 इयर्स औरंगाबाद में हम लोगों ने बिताए। 6 बर्थ साल अहमदाबाद में हुआ? बर्थ हमारा अहमदाबाद में हुआ। और 2003 to 2009 मैं औरंगाबाद में थी, क्योंकि मेरे डैडी को वहाँ पर जॉब मिली थी। अच्छा। अब बहुत सारी प्रॉब्लम ये थी कि ये प्रॉब्लम से बचने के लिए कुछ और रास्ता मिल जाए, इसीलिए कोई अलग रास्ता ढूंढा हम लोगों ने। क्योंकि ऐसा था कि मम्मी डैडी घर ले चुके थे फर्स्ट टाइम, एक 1 रूम का घर ले चुके थे, लोन ली थी, लेकिन वो इंस्टॉलमेंट नहीं भर पाते थे, इसीलिए बैंक ने बोला कि या तो तुम खाली करो
और या तो आप लोग पे करो। तो हमारे पास रास्ता नहीं था, तो हम औरंगाबाद वो बेचकर जो हमारा था, हम लोगों ने लोन ली थी, वो देकर हम लोग औरंगाबाद चले गए। वहाँ हमने अगेन रेंट पर रहने लगे, वहाँ जॉब करने लगे। वहाँ मैंने भी डैडी के साथ जॉब किया, अगेन सब्ज़ी बेची, और वहाँ से शुरू हुआ हमारा जो धर्म है ना, हमारा जो रिलीजन है, हम इस्माइली, तो वहाँ पर गिनान होता है। तो उसकी मैं ट्रेनर बनी। तब से मुझे पता चला कि मेरे पास बहुत अच्छा आवाज़ है। अच्छा, वो आप गाते थे? हाँ, मैं वो गाती थी। राइट। और वो मैं बोलते हैं उनके साथ बात करती थी, तो वो एक इनर सोल से मैं गाती थी, तो वो किसी को टच हो गया और उसने मुझे बताया। यानी आप भक्ति के गीत गाते थे? हाँ, एग्जैक्टली, मैं भक्ति के। और उस समय किसी को लगा कि आप बहुत बढ़िया गाते हो। बहुत अच्छा क्या आवाज़ एज है। होगी उस टाइम पे आप? वो टाइम पर मेरी एज होगी 13-14 ईयर्स। 13-14 साल। हाँ, 13-14 ईयर्स होगी। एज ऑफ 13 ईयर्स मुझे किसने कहा बहुत अच्छा आवाज़ है। जब आप वो गाते हो ना, तो हम कहीं और चले जाते हैं, हम वाह। यहाँ पर नहीं रहते हैं। तो तभी तो मुझे नहीं पता चला कि वो क्या बोल रहे हैं। उसके बाद उन्होंने मुझे कहा कि एक क्लास है, अगर तुझे जाना है तो तू जा सकती है। तो मैंने कहा कि ठीक है, वॉइस अच्छा है, अगर उससे, क्योंकि कुछ बनना नहीं था, हाँ कुछ कमाना था कि कुछ पैसे आ जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो मैं क्लास में गई, बट क्लास में सिखा नहीं रहे थे, जस्ट वो सॉन्ग की प्रैक्टिस कर रहे थे। अच्छा। रमेश सर करके वहाँ पर थे, वो मुझे मिले, और वीक में 15 दिन में एक बार सब लोग मिलते थे, और बस हम लोग गाते थे वो सारेगामा की प्रैक्टिस। ऐसा कोई राग मुझे ऐसा लगा कुछ सीखूंगी मैं, बट ऐसा कुछ नहीं था। जैसे गैदरिंग था, और एक संगीत का जो सॉन्ग्स था ना, वो मुझे सुनने मिलता था, क्योंकि ना रेडियो था मेरे पास, ना फ़ोन था कि मैं कहीं सॉन्ग भी सुन पाती। तो वो एक क्लास होता था 15 दिन में एक बार, कि मैं वहाँ पर सॉन्ग सुनती थी, और मुझे पता चलता था कि अच्छा ये भी सॉन्ग है, अच्छा वो भी सॉन्ग है, और मैं ये भी गा सकती हूँ, ऐसा। वहाँ पे औरंगाबाद में ये अपॉर्चुनिटी मिली, ये तब ये पता चला। अपॉर्चुनिटी, हाँ, ये वॉइस मुझे पता चला कि मेरे पास आवाज़ है, और यहाँ से मैं अपनी जर्नी स्टार्ट कर सकती हूँ। फिर प्रोग्राम की अगर हम लोग बात करें, तो रमेश जो सर जो थे, वो खुद के प्रोग्राम करते थे। तो एक अगर मैं एग्जाम्पल शेयर करना चाहूँगी, वो एक मजबूरी बोलो, वो एक अपॉर्चुनिटी बोलो, मेरे लिए मुझे कहा कि मेरा शो है और तू आ 2-3 सॉन्ग गाना, पूरे टीम को कहा था। तो हमारे लिए तो वो अपॉर्चुनिटी ही थी। अब उन्होंने ये कहा कि तुम लोग आना, कुछ मिलेगा। अब वो जो कुछ मिलेगा ना, वो चिपक गया मेरे दिमाग में। कुछ मिलेगा मतलब मे बी 50 रुपीज़ मिलेंगे, 60 रुपीज़ मिलेंगे, तो मैं लेकर आऊँगी ना। मुझे याद है कि उस दिन मेरे घर में अनाज नहीं था। मुझे याद है अच्छे से। तो मैंने वो सपना देखना स्टार्ट किया कि मुझे जो भी मिलेगा, कुछ मिलेगा, तो मैं वो लेकर आऊँगी, और घर का जो चीज़ नहीं है वो मैं लेकर आऊँगी, तब मैं खरीदूँगी। मैं शो में गई, शो फिनिश हुआ, पूरी रात, फिर दूसरा दिन हो गया मुझे घर पर आते आते। कोई बात नहीं हुई, कुछ देने का नहीं हुआ। नॉर्मली फिर जब मैं क्लास में गई, सर प्रोग्राम किया था, तो ही सेड कि हाँ अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली ना, नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मिलेंगी तो मैं तुझे बोलूँगा। अब तब वो ऐसा भी नहीं था, नेचर भी ऐसा था कि बोलेंगे कैसे, कि कुछ आपने देने की बात की थी। हाँ, सही है। बट वो ऐसा था, बोलते हैं ना कि किसी को कुछ एक्सपेक्टेशन जगाना नहीं चाहिए। अगर आप नहीं दे सकते हो ना, तो एक्सपेक्टेशन कभी नहीं जगाना चाहिए, क्योंकि वो पल में चला जाता है ना, उसको बहुत सारी एक्सपेक्टेशन हो जाती है। तो तब से पता चला कि नहीं, और मेहनत करनी है मुझे इसके अंदर। बट वहाँ से मुझे फील्ड प्रॉपर, मुझे स्टेज नहीं मिला। ये नॉर्मली सर लेकर जाते थे, हम वहाँ पर जाते थे फ्री। सर ने हमको पैसे नहीं दिए। तो जर्नी जो सिंगिंग की थी, जो मुझे पता चला कि हाँ ये स्टेज भी हो सकता है, तो वो वहाँ से शुरुआत हुई। और कहते हैं ना कि एक ऐसा कड़वा अनुभव मुझे औरंगाबाद से हुआ कि ज़िंदगी कैसे जीते हैं, वो वहाँ के लोगों ने बताया। क्या था वो? एक दिन ना मेरे पापा को, हमारे जो रिलीजियस प्लेस है वहाँ पर, उनको नॉर्मली ब्रीदिंग में प्रॉब्लम होने लगा। यस। अब वहाँ पे क्या होता था कि मम्मी बहुत अच्छा खाना बनाती है, तो कुछ ऐसे डिश थी ना, वो मुझे बना कर देती थी। मैं वहाँ पर बाहर मैं बैठती थी, हमारा जमात खाना, और उसके बाहर जब वो प्रेयर करके बाहर आएंगे तो कुछ ना कुछ मेरे पास से लेंगे। तो वो एक दौर चलता था। उसमें ऐसा हुआ कि डैडी की तबीयत थोड़ी सी बिगड़ी, और डैडी को हॉस्पिटल में लेके जाए, वैसे पैसे तो नहीं थे, लेकिन डॉक्टर को बुलाया गया,
और उसके 56 रुपीज़ एक अंकल ने दिए और उसकी दवाई 30 रुपीज़, तो 80-90 रुपीज़ समथिंग हुए थे। तो मुझे ऐसा लगा कि उनको हमारी जो कंडीशन है वो तो पता ही है, नहीं मांगेंगे, है ना, अपने ही लोग हैं, अपने लोग क्यों मांगेंगे, अगर एज अ लेडी मुझसे तो नहीं मांगेंगे। बट 15 दिन के बाद उन्होंने मुझे सबके सामने कहा कि अगर नहीं ताकत है ना पैसे देने की तो नहीं लेने चाहिए, अगर आप नहीं दे सकती हो तो नहीं लेने चाहिए। तब से मुझे पता चला कि पहले तो लेना नहीं है, अगर हमारे पास हम नहीं दे सकते तो हम नहीं ले सकते, वो मेरा माइंड में सेट हो गया, ठीक है। और दूसरा, अगर हमको हमारे पास देना नहीं है तो इसका मतलब ऐसा कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो तभी मैं 10th स्टैंडर्ड में थी। 9th स्टैंडर्ड में मुझे आज भी याद है, क्योंकि जब हम लोग साल कंप्लीट करते हैं 8, 9, 10 तो 2 महीने की हमको छुट्टी मिलती है। मैंने जॉब करना स्टार्ट किया वहाँ पे। 2 महीना जो 3 महीना मुझे समर वैकेशन मिलता था ना, तो वहाँ पे मैंने जॉब करना स्टार्ट किया और मैंने वो अर्निंग स्टार्ट की। पहले जो अर्निंग था वो मेरी बड़ी सिस्टर है ना, वो अर्न करती थी, बट उसकी मैरिज हो गई, शादी हो गई। फिर उसके बाद ऐसा हुआ कि पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी अभी मुझ पर आ गई ना। अभी मैं 15 ईयर्स की थी तभी, 10 कंप्लीट किया था मैंने। तो ऐसे बहुत सारे पल थे जो औरंगाबाद के लोगों ने हमको सिखाए कि तुमको ही करना पड़ेगा, तुम्हारे पीछे कोई नहीं। और वहाँ से मुझे पता चला कि हाँ, जो भी करना है वो मुझे ही करना है, हमारे साथ हमारे पीछे सिर्फ कहने की बात है, कोई नहीं होता है। गॉट दैट। और फिर आप वहाँ से औरंगाबाद से अहमदाबाद आए? हाँ, 2009 में 11 अक्टूबर, मुझे आज भी याद है डेट, 11 अक्टूबर 2009। अक्टूबर में 11th स्टैंडर्ड स्टार्ट हो गया था। तो मुझे 2 दिन स्कूल, मुझे पढ़ना था ना, मुझे पढ़ने का बहुत शौक था, मुझे पढ़ना था। तो 9 में 11 अक्टूबर मैं जैसे ही हम लोग घर और यहाँ पर आए अहमदाबाद में, अब ऐसा तो था नहीं कि सारी चीज़ें वहाँ बेच कर यहाँ खरीदेंगे, ऐसा तो था नहीं। तो एक चम्मच से लेकर जो भी कबाड़ था सब कुछ हमको वहाँ से यहाँ पर ट्रेन में लाना पड़ा, ट्रेन में। अच्छा, अलमीरा वगैरह सब आप ट्रेन में लेके आए? सब कुछ, क्योंकि ऐसा खरीदेंगे ऐसा तो था नहीं, ऑप्शन ही नहीं था ना ऐसे पैसे हमने इकट्ठा करके रखे थे कि यहाँ पर आकर खरीदेंगे। फिर यहाँ पर हम लोग आए, पहले मैंने स्कूल देखी कि मुझे पढ़ना है, क्योंकि 11 का जो एडमिशन था वो ख़त्म हो चुका था। जैसे जून में ही स्टार्ट हो जाती है ना स्कूल, तो मैं तो अगस्त में आई थी। तो मुझे एडमिशन नहीं मिला। फिर मुझे एक स्कूल में एडमिशन मिला, गुजराती, क्योंकि मैं गुजराती मीडियम हूँ। तो जय अम्बे स्कूल में मुझे एडमिशन मिला लेट, और वहाँ पे मैथ्स बहुत सारा चला गया, तो मुझे नहीं समझ में आ रहा था। 11 कंप्लीट किया, साथ में मैंने जॉब भी की, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी था। तो उस टाइम पे भी आप जॉब करते थे? एग्जैक्टली, मैं उस टाइम पे भी जॉब करती थी। क्या जॉब करते थे उस मैं टीचर थी। यस, मेरा 7 इयर्स का टीचर का एक्सपीरियंस है। मैं सबसे पहले मुस्लिम स्कूल शमा हाई स्कूल में मैंने टीचिंग स्टार्ट किया। मेरा 2000 वहाँ पर सैलरी थी। और मैंने कभी भी अपने लाइफ में जो रुमाली बोलते हैं ना, वहाँ पे कंपलसरी था, तुमको रुमाली ही पहनना है एज अ टीचर, या तो तुम बुर्खा पहनो या तो तुम रुमाली पहनो। तो मेरा स्कूल का मॉर्निंग स्कूल था, मैं 12 बजे जैसे छूटती थी, मैं तुरंत बैग भी साथ में लेकर जाती थी और मैं वो स्कूल में जाती थी। क्या पढ़ाते थे वहाँ पे? मैं वहाँ पर हिंदी पढ़ाती थी, क्योंकि मेरा हिंदी बहुत स्ट्रॉन्ग था। मैं हिंदी मीडियम में, औरंगाबाद में मैं हिंदी मीडियम में पढ़ी थी, तो मेरा हिंदी बहुत स्ट्रॉन्ग था। तो वहाँ पर मैं हिंदी और मैथ्स और कभी कभी मैं इंग्लिश, जब सर नहीं आते थे तो मैं लेती थी, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट मैं पढ़ा सकती थी। तो वो मुझे कहते थे कि पढ़ाओगे, मैंने कहा कोई बात नहीं, मिल रहे हैं पैसे, जिसकी ज़रूरत है हमको, तो मैं पढ़ाती थी। एक स्कूल से आप दूसरे स्कूल, एक स्कूल में पढ़ते थे और एक दूसरे स्कूल में पढ़ाते थे? एग्जैक्टली। तो आप औरंगाबाद में सिंगिंग का हुआ, फिर अहमदाबाद आए, फिर आप टीचिंग में चले गए। हाँ। आपने एज अ टीचर काम किया, ट्यूशंस पढ़ाए, और फिर अब ये, तो फिर इसमें सिंगिंग कहाँ है? सिंगिंग नहीं है, क्योंकि वो सारी अर्ली स्टेज में मुझे नहीं मालूम था कि मैं सिंगिंग में आने वाली हूँ, या फिर औरंगाबाद में सिर्फ एक शौक था। तो मुझे ऐसा लगा कि एक शौक है और वो शौक वहाँ ख़त्म हो गया। मैंने ऐसे कोई सपने नहीं देखे थे कि मैं कंप्लीट करूँगी, क्योंकि औरंगाबाद एक ऐसी सिटी थी कि 6 बजे के बाद में बाहर नहीं जा सकते। बहुत ही साइलेंट सिटी है, और
लेडीज़ भी नहीं बाहर वहाँ पर जाती। तो मुझे ऐसा कि ये एक शौक था जो मैंने वहाँ पे कंप्लीट कर दिया। अब जो दिन है, क्योंकि जो रियलिटी है ना बहुत बार हमको एक्सेप्ट करनी पड़ती है। तो अहमदाबाद में आया तो अहमदाबाद में ऐसा कोई नॉलेज नहीं था कि सिंगिंग होगा या ऐसा कुछ होगा। तो मैंने ट्यूशन्स और स्कूल से स्टार्ट किया। सिंगिंग मुझे कहाँ से मिला, एक हमारा सीनियर सिटीज़न का प्रोग्राम था, उसमें साबुद्दीन अंकल जो चेयरमैन थे, तो उनको भी मालूम था क्योंकि मैं यहाँ पर भी ट्रेनर बनी गिनान की, जो रिलीजियस हमारा एजुकेशन है, और उनको भी मालूम था कि मैं बहुत अच्छा गिनान बोलती हूँ। तो उन्होंने कहा कि गाएगी? मैंने कहा हाँ हाँ मैं गाऊंगी, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं सेवा कर रही हूँ। क्योंकि बहुत बारी सेवा की थी ना मैंने, सीनियर सिटीजन के प्रोग्राम किए तो उसमें मैंने सेवा की थी। तो मुझे ऐसा कि मैं सेवा कर रही हूँ, मुझे नहीं मालूम था कि वो टाउन हॉल जैसा पूरा हॉल होगा बड़ा। वहाँ पीछे बहुत सारे म्यूजिशियंस हो गए, 7-8 सिंगर हो गए, और उसमें मेरा एक काउंटिंग सिंगिंग में होगा। अच्छा, वो मुझे कुछ आइडिया नहीं था, वो मुझे मालूम नहीं था, बट एक प्रैक्टिस थी ना। तो मुझे साबुद्दीन अंकल ने कहा कि प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि सिंगर ने कहा है कि ऐसे ही आप, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि शायद मैं नॉर्मली बाथरूम सिंगर हूँ और नॉर्मली ऊपर मैं गाने चढ़ जाऊंगी। तो उनको देखना था, श्योरिटी लाना था कि मैं गा पाती हूँ। तो मैंने औरंगाबाद में तो गाना गाया ही था लाइव बैंड में, पर वो मेरी कोई ड्रीम नहीं था, मैंने नहीं बनाया था। पर यहाँ जब मैंने सुनाया तो वो बहुत खुश हो गए कि नहीं ये लड़की तो गा सकती है। तो एक सॉन्ग देने वाले थे, इसकी जगह पे मुझे 2 सॉन्ग दिए उन्होंने। और वो 2 सॉन्ग लाइव मैंने वहाँ पर परफॉर्म किए, जिसके वंस मोर हुआ, दिल तो है दिल था फर्स्ट, और कोरा कागज था जो मैंने डुएट वो सिंगर के साथ गाया था। और वो वंस मोर हुआ क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि मैं उनकी लड़की हूँ, सीनियर सिटीजन थे, मेरी ही जमात थी, तो मुझे लगा कि मैं उनकी लड़की हूँ, तो शायद इसीलिए वंस मोर बोला। लेकिन कुछ दिन के बाद मुझे ऑर्गेनाइजर्स थे, वहाँ पे सिंगर थे, वहाँ पे पीछे रिदमिस्ट थे, उनका कॉल आया कि आप गाते हो तो हमारे साथ काम करोगे। अब उनको ऐसा कि मैं गाती हूँ ऑलरेडी, तो उन्होंने कहा कि काम करोगे। मैंने कहा हाँ, पैसे नहीं पूछे मैंने, पर मुझे लगा था कि वो जैसे सर ने कहा था कुछ तो मिलेगा, वैसे यहाँ तो क्योंकि उन्होंने मुझे सामने से बोला था कि आप परफॉर्मेंस करोगे, मेरा लाइव प्रोग्राम है जहाँ हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, सिंगर्स को और ऑर्केस्ट्रा को बुलाते हैं, 2-3 जैसे आपने गाए थे वही 2-3 गाना गाना। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं। वहाँ से मेरी जर्नी शुरू हुई, मैंने लाइव परफॉर्म किया। तो फर्स्ट प्रोफेशनल शो वहाँ से मिला? वहाँ से मिला मुझे, वहाँ से मिला जो अहमदाबाद में। किसने ये दी अपॉर्चुनिटी? किसने? मुख्तार सर ने मुझे कॉल किया, मुख्तार शाह, मुकेश की आवाज में जो, क्योंकि वो उस दिन वो प्रोग्राम में थे। और उनको सिंगर की ज़रूरत थी, तो उन्होंने कहा शाइना आप गाओगे? तो मैंने कहा हाँ मैं गाऊंगी। और मुझे वहाँ पर 2 ही सॉन्ग दिए, जो यहाँ पर गए थे वही सॉन्ग उन्होंने मुझसे गवाए, और वो मेरा था फर्स्ट स्टेज परफॉर्मेंस जिसके मुझे पैसे मिले। और पैसे थे 500 रुपीज़। और वो पहले मैंने 500 रुपीज़ 3 दिन तक देखे, है ना, क्योंकि ऐसा होता है ना कि बहुत नॉर्मली चीज़ की और तुमको पैसे मिलते हैं। यहाँ मैं पूरा दिन काम करती हूँ, 5 घंटे में पढ़ाती हूँ, और मुझे 2000 मिलते हैं, 2500 मिलते हैं महीने भर के, वो भी महीने के। और यहाँ मैं स्टेज पर चढ़ी, जो मेरा वॉइस था उसका मैंने यूज़ किया और मुझे 500 मिले। तो वहाँ से बनी मेरा जो प्रोफेशनली सिंगिंग का जो दौर था ना, वहाँ से बना। वाह। तो ऐसा कह सकते हैं कि एक मैनिफेस्टेशन था जब आप औरंगाबाद में थे, हो सकता है, और जब वो उस इंसान ने कहा था आपको कुछ मिलेगा, राइट, तो उस टाइम पे वो मटीरियलिस्टिक कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन वो कुछ कहीं जाकर जब आप अहमदाबाद में आए, आप एक प्रोग्राम में जहाँ आपको पता भी नहीं है कि आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है, कोई एक्स व्यक्ति आता है आपके सामने खड़ा रहता है, वो बोलता है कि भाई मैं आपको एक अपॉर्चुनिटी दे रहा हूँ, आप जाइए, और आपको एक्सपेक्टेशन भी नहीं है कि इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहा है नहीं था, और आप वहां जाते हैं, परफॉर्म करते हैं, और वहां से एक सिलसिला स्टार्ट होता है। सच इसे मिरेकल्स कह सकते हैं। मिरेकल्स कह सकते हैं, बोल सकते हैं कि मुझे नहीं मालूम था एज अ लेडी होकर मैं नाइट में, क्योंकि प्रोग्राम्स नाइट में होते हैं ना, तो मैं बाहर निकलूंगी, कुछ बनूंगी। हाँ ये था कि बहुत बार एज अ लड़की ठोकर मिली है, क्योंकि कि तुम कुछ नहीं कर सकते, बेचारी। मेरी मम्मी को कहा गया है कि अरे बेचारी ने 3 छोकरी छे, 3 ही लड़कियां, 3 बच्चे, वो भी लड़कियां, बेचारी, है ना, क्योंकि अगर मुझे देखने नहीं आए तो ऑब्वियसली उनको लड़का चाहिए होगा, और मिल गई लड़की शाइना।
है ना। तो उनको ऐसा था कि बेचारी को 3 लड़कियां हैं, तो तब से मैंने वो तो सोचा कि ऐसा कुछ करूंगी कि उनको प्राउड फील होगा कि मुझे भी अगर लड़की होती तो ज़्यादा अच्छा होता, क्योंकि मेरे फैमिली में हम लोग ही लड़कियां हैं, बाकी सबके लड़के हैं। तो ऐसा तो था कि मुझे ये करना है कि मेरी फैमिली को सबसे पहले, मम्मी और डैडी को प्राउड होगा और मेरी फैमिली बोलेगी कि हमको ये लड़की, इस तरह की लड़की अगर होती, लड़की होती सबसे पहले तो लड़की होती और ऐसा कुछ बनती तो ज़्यादा प्राउड फील करवाते। तो वो एक मैंने मैनिफेस्ट किया था कि ये चीज़ तो मैं करूँगी, क्योंकि मैंने देखा था कि जो दुनिया है वो जिन नज़र से लड़कों को देखती है उन नज़र से लड़कियों को नहीं देखती। इन द एज ऑफ 11, 12, 90s की जो अगर मैं बात करूँ तो नहीं देखते थे ना, लड़की अरे लड़की ये करती है, अरे वो भी करती है। ये एक सच्चाई है जो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, बिकॉज उस टाइम पे था ऐसा, और अभी भी कई हद तक कम हुआ है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं हुआ है। ये फैक्ट को हम डिनाई नहीं कर सकते। नहीं कह सकते, ओके। नहीं कह सकते। तो जब आप यहाँ पे ये आपका पहला शो आपको मिला और जब वो जर्नी स्टार्ट हुई, तब आपकी एज कितनी थी करीबन? मैं 11th स्टैंडर्ड में थी। ओके, 11th स्टैंडर्ड में थे। यस, यस। और उस टाइम पे आपके फादर क्या करते थे और फैमिली कंडीशन क्या थी उस टाइम पे? ऑटो चलाते थे मेरे डैडी। अच्छा, ऑटो रिक्शा चलाते ऑटो रिक्शा चलाते थे। और क्योंकि जब हम लोग औरंगाबाद से यहाँ पर आए ना, तो सब्जी भी सबसे पहले वो सब्जी भी सेल करते थे, बट वो नहीं चलता था ना, क्योंकि हमारा रेंट भी है, घर भी है, तो वो नहीं चलता था। तो हम लोगों ने ऑटो, सेकंड हैंड ऑटो है जो लोन पर ली, सेकंड हैंड ऑटो, वो भी हम लोगों ने लोन पर ली, तो वो तभी ऑटो चलाते थे। ऐसा हुआ। गॉट दैट। और आपका होम कंडीशन कैसा था रहना? एक रूम था जिसका रेंट 600 था। जैसे ये छोटा सा रूम होता, 10 बाय 10 का एक रूम था, उस वहाँ पे किचन, वहाँ पर ही बाथरूम। उसी में ही किचन? हाँ, उसी में ही किचन, बस एक स्ट्रेट 10 बाय 10 का होता है ना, वो एक रूम था। वहाँ सामने आपको किचन भी दिखेगा, एक बेड और एक कबर्ड ही था, कुछ नहीं था हमारे घर में। और वहाँ पर कॉर्नर में बाथरूम था, अटैच बाथरूम था। अच्छा, आपने बहुत सारी बातें बताई अभी। हाँ। और मैं फ्लो में था अभी, थोड़ा सा ये ध्यान में आया कि बड़ी बहन है, उसकी तो शादी हो गई। एग्जैक्टली। फैमिली की पूरी इनकम की जो भी जिम्मेदारी है वो पूरी आपके ऊपर आ गई। पापा भी थे, पापा सपोर्ट कर रहे थे, जो जो उनसे बन पड़ता था वो कर रहे थे, है ना। मम्मी भी थोड़ा बहुत जो भी उनसे बन पड़ता था वो काम करती थी। छोटी बहन के बारे में कुछ बातें रह गई है। निशा मुझसे 10 इयर्स छोटी थी, है मतलब, और वो तो स्टडी करती थी ना, वो बहुत छोटी थी। तो वो काफ़ी छोटी थी, तो उसको ऐसा संभालना, स्कूल ले जाना लाना, बस वही होता था, क्योंकि वो तो 10 इयर्स छोटी थी। हम लोग जब औरंगाबाद से यहाँ पर आए तो भी वो स्कूल, अच्छा, उसकी जो फीस होती थी वो भी हम लोग लोन लेते थे, या हम काम करने जाते थे वहाँ से हम एडवांस लेते थे, क्योंकि उसकी फ़ीस पे करनी है। क्योंकि अस्मा इंग्लिश मीडियम में पढ़ी और मैं जब सेकंड भी लड़की आई तो मुझे इंग्लिश मीडियम में नहीं, मुझे गुजराती मीडियम में डाला। जब हम बड़े हुए और मैं जब कमाने लगी अस्मा, तो हमारी ये विश थी कि निशा इंग्लिश मीडियम में पढ़ेगी। ओके। क्योंकि एक फ़र्क पड़ता है ना, एक एजुकेशन का, लैंग्वेज का फ़र्क पड़ता है। तो हम लोगों को ऐसा हुआ कि नहीं, निशा को तो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना है। बट फीस कितनी थी, है ना, फीस भी तो भरने हमको, हमारे पास पैसे भी होने चाहिए। तो काम डबल किया, लेकिन उसको इंग्लिश मीडियम में पढ़ाया हम लोगों ने, और वो इंग्लिश मीडियम में पढ़ी। और फिर ऐसा टाइम आया कि हमारे पास पैसे नहीं थे, तो हमने उसको हॉस्टल में डाला। सिद्धपुर आगा खान हॉस्टल है, जहाँ पर वो 7th स्टैंडर्ड से 12th स्टैंडर्ड तक वो वहाँ पर पढ़ी। यानी वहाँ पे खर्चा कम होता होगा? कम होता था। और मैं सोशल बोर्ड में, जैसे मैं सेवा करती थी एजुकेशन बोर्ड में, तो मैं उनको रिक्वेस्ट की कि मैं नहीं फ़ीस निकाल सकती हूँ, क्या आप लोग हेल्प करोगे? तो वो रेडी हो गए कि हाँ, हम लोग डोनर ढूंढेंगे और हम लोग हेल्प करेंगे। तो वो जो एक था ना, वो पूरा सेट हो गया, क्योंकि मुझे वो फीस नहीं पे, जिम्मेदारी वहाँ पे, जिम्मेदारी की 60,000 ईयरली लड़की को रखना, और 30,000 उसकी ये थी, फीस थी। तो 90,000 तो मैं निकाल नहीं पाती, पर पढ़ाना तो था। तो मैंने उनको कहा कि आप हेल्प करोगे, बट उन्होंने एक प्रॉमिस ली
कि हम लोग करेंगे, लेकिन आप अगर कल कुछ बन गए तो आप भी किसी के लिए कुछ करना। Right. और मैंने वो प्रॉमिस दिया कि यस, मैं जब कुछ बन जाऊंगी तो मैं डेफिनेटली सबके लिए या किसी ना किसी के लिए मुझसे जितना बन पड़ेगा मैं डेफिनेटली करूँगी। तो वो एक चीज़ हुई मेरी और करीम सर थे उनके बीच में, राजू सर भी चेयरमैन थे। तो वो एक उसका था ना कि भाई एजुकेशन इंग्लिश मीडियम में देना है, तो वो वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी कंधे पर जो बोझ था वो कुछ परसेंट कम हो गया, ऐसा हो गया। आज निशा कहाँ है? आज निशा यूके है। ओह वाह। हाँ, मेरे लाइफ के कुछ सपने हैं थे, कुछ गोल थे। फर्स्ट मेरा सपना था खुद का घर खरीदना, कि मेरा खुद का घर हो, जो मैंने लिया। और सेकंड मेरा सपना था कि मैं और अस्मा तो नहीं पढ़ सके ना, अच्छे से नहीं पढ़ सके, बट मेरी निशा को वो टॉप लेवल का एजुकेशन देना। इंडिया तो ठीक है, इंडिया से बाहर भेजना। तो वो मेरा सेकंड सपना 2 महीने पहले फिनिश हुआ है। वाह। और आज आई थिंक 20th है ना, आज एग्जिट उसको 2 महीने हो गए। वाह वाह। 20th को वो पहुंची, 2 महीने पहले। उसकी कॉलेज एक 21st को स्टार्ट हुई, वहाँ पे सेट हुई। क्या एजुकेशन लेने गई है? वो नर्सिंग, मैंने उसको नर्स में डाला। बीएससी ऑनर नर्सिंग का 1 साल का कोर्स मुझे वहाँ पर मिल रहा था, जो दूसरी कंट्री में मुझे 2 साल का मिल रहा था। और पैसे भी ज़्यादा थे। तो मैंने दूसरी कंट्री ना सिलेक्ट करके यूके सिलेक्ट किया, लंदन। और वहाँ मैंने देखा कि बहुत अपॉर्चुनिटी है। वो जब 12th स्टैंडर्ड फिनिश करके आई ना, तो उसको हम लोग को बिजनेस में डालना था, बिजनेस मैनेजमेंट में। फिर आया कोविड, तो सबकी लाइफ वहाँ पर बंद हो गई। लेकिन कुछ प्रोफेशनल थे जो वर्क कर रहे थे, डॉक्टर्स थे, नर्स थे, है ना। फिर हॉस्पिटल्स में वर्क हो रहे थे, फिर पुलिस थे, हेल्थ वर्कर्स थे। तो वहाँ से हमने उसका गोल पूरा चेंज कर दिया कि हेल्थ चीज़ ऐसी है जो तुम्हारी लाइफ में कभी ख़त्म नहीं होने वाली है, है ना। सारी चीज़ें हैं जो आकर बिजनेस आएगा, बंद होगा, उसके फैशन आएगा, बंद होगा, लेकिन हेल्थ चीज़ ऐसी है जो कभी बंद नहीं होगी। तो उसके बाद हमने सब ने मिलकर, मैंने, निशा ने, फैमिली ने, कि हम हेल्थ की तरफ जाते हैं। वो थी कॉमर्स में, जाना था बिजनेस में, लेकिन हम सब ने डिसाइड किया कि तू कर पाएगी। एंड शी सेड नहीं, मैं कर पाऊँगी, मैं करूँगी। और उसने स्टडी यहाँ पर 3 साल उसने कंप्लीट किया, और बीएससी ऑनर जो 4th ईयर का था वो वहाँ पर करने के लिए गई। वाह। तो मेरे लाइफ के जो 2 सपने, जो बहुत और भी सपने हैं, लेकिन जो 2 मेन गोल थे जो मुझे कंप्लीट करना है, क्योंकि घर के लिए हम लोग इतना भागे हैं ना, क्योंकि पूरा सामान 1 साल जैसे ख़त्म होता है, रेंट एग्रीमेंट होता है ना 11 मंथ का, जैसे 1 साल ख़त्म होता है ना, दूसरा घर ढूंढना पड़ता है, दूसरा ख़त्म होता है, तीसरा ढूंढना पड़ता है। कम से कम हम लोगों ने 15-20 घर हम लोगों ने यहाँ से यहाँ शिफ्ट किए होंगे। तो वो एक था कि अब थकान आती है ना कि नहीं, ये तो सॉल्व होना चाहिए, अब घर तो खरीदना है। तो वो घर भी मैंने कोविड के टाइम पे खरीदा, और वो टाइम पर भी मुझे बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वर्ड थे जो मैंने दिए थे, लेकिन कोविड के टाइम पे वो फुलफिल नहीं हुए ना, क्योंकि सिंगिंग भी बंद हो गया था। राइट। एंटरटेनमेंट सबसे पहले बंद हो गया हाँ, था। सबसे पहले, और सबसे एंड में स्टार्ट ट्रू। सबसे पहले एंटरटेनमेंट बंद हुआ और आखिरी में खुला। तो वो जो पीरियड था वो बहुत हार्ड गया मेरे लिए। पूरी जर्नी हार्ड थी, बट हंसते मुस्कुराते रोते हुए, गोल तो मुझे कंप्लीट करने ही थे, क्योंकि नहीं, कुछ करना है तो वो करना ही है। लेकिन एक जो लोग बोलते थे ना कि एक लड़का बनकर, हाँ तुम्हारी छोकरी तो एक छोकरो बनी ने आवी, गुजराती में कहते हैं कि तुम्हारे घर पर एक लड़का पैदा हुआ, लड़की के रूप में। हाँ, लड़की के रूप में। तो वहाँ पर मुझे थोड़ा सा खटकता था कि एक लड़का नहीं, बट एक लड़की भी तो वो अपना नाम कर सकती है ना, उसके पीछे लड़का क्यों जॉइंट होता है। वेरी ट्रू। एग्जैक्टली। तो मैं वो बताना चाहती थी कि एक लड़की, अगर आप किसी की तारीफ कर रहे हो तो एक लड़की के तौर पे करो। ऐसा नहीं कि ठीक है लड़कियां आगे ही कहाँ बढ़ने वाली है ना, लोगों की आज यही थॉट है कि लड़कियां कहाँ आगे बढ़ने वाली है। तो लड़का नहीं हुआ, तुमको लड़का नहीं मिला ना, लेकिन शाइना मिली तुमको। लेकिन मैं उनको ये बोलूँगी कि नहीं, एक लड़की के तौर पर ही मैं आगे बढ़ी, और मैं वो लड़कियों के लिए भी बहुत कुछ किया मैंने अभी तक और करना चाहूँगी, जो एक एग्जाम्पल दे कि भाई ये शाइना ने किया तो हम लोग क्यों नहीं।
वेरी पावरफुल, और वेरी पावरफुल। मैं है ना आपकी ये बात से बहुत कनेक्ट करता हूँ, क्योंकि कई बार इस बारे में मेरी लोगों से बहस हुई है। Okay. जब मैं किसी के मुंह से ये सुनता हूँ ना कि ये मेरी बेटी नहीं मेरा बेटा है, तो मैं उसके खिलाफ हूँ कि वो आपकी बेटी नहीं बेटा है, मतलब आप कहना क्या चाहते हो? क्या उसका मतलब भी यही है कि बेटी कम होती है? हाँ, ऐसा नहीं, ये मेरी बेटी ही है एंड आई एम प्राउड ऑफ दैट कि वो मेरी बेटी है। एग्जैक्टली। और मैं बहुत, आपने जैसे मैं बोला ना, मैं तुरंत मुझे कनेक्ट हुआ कि यस, यही तो मैं सोचता हूँ कि वो बेटी ही है, और वो बेटी है और वो बेटे से कम नहीं, दैट इज फेमिनिज्म। हाँ, जब आप कहते हो ना कि ये बेटी नहीं मेरा बेटा है, दैट इज नॉट फेमिनिज्म, दैट इज रॉन्ग ना, हाँ। दैट इज रॉन्ग। इसका मतलब बेटा नहीं दिया है, भाई नहीं है, इसका मतलब ऐसा थोड़ी कि भाई के रूप में मैं हूँ। हाँ, नहीं, मैं भाई के रूप में नहीं हूँ, मैं एक बहन के रूप में हूँ, और एक बहन ने सब कुछ किया, एक लड़की ने सब कुछ किया, है ना। तो वो एक चीज, बट ये कहाँ से आती है मैं आपको बताऊं, जब एक फादर ये बोलता है ना, या लोग ऐसा बोलते हैं ना कि पापा की परी, जब ये वर्ड यूज होता है ना कि पापा की परी नहीं होती, पापा की का शेर होता है ना, बब्बर शेर होता है, तो वो भी तो हो सकता है ना, लड़का क्यों शेर होगा, शेरनी भी तो होगी ना लड़की। तो पापा की जिस दिन ये लाइन चेंज हो जाएगी ना कि पापा की परी नहीं, पापा की शेरनी, तब आई थिंक ये चीज, और जब वो पेरेंट्स बोलेगा ना कि मेरी शेरनी है, क्योंकि क्या होता है ना कि लड़कियों को शेडो में रहने की आदत हो गई है ना। अगर वो धूप और वो बारिश अगर वो महसूस करेगी ना, तो वो उसकी भी एक फीलिंग्स है, अलग है। मैं जो अभी फील कर रहा हूँ, कनेक्ट कर रहा हूँ आपकी इनर वाइब से रियल में, और मैं ये भी महसूस कर रहा हूँ कि जो आज हमारे व्यूअर हैं वो भी आपको कनेक्ट कर रहे होंगे। Exactly. आपकी इनर वाइब्स वहाँ तक पहुँची है। जो लोग आपको स्टेज से देखते हैं, यानी एकदम खिलखिलाती और मस्ती भरे गाने गाती शायना, और जब वो ये देखेंगे कि इस पर्दे, इनके पर्दे के पीछे की कहानी क्या है, क्या स्ट्रगल है, तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को आप इंस्पिरेशन दे सकते हो। और हम थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड में आगे आ गए ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि हम सीधा जो बात कर रहे थे, हम सीधा जो टाउन हॉल के स्टेज से सीधा आपने जो अभी कोविड में पहुंच गए, तो हम बीच की थोड़ी बातें बहुत सारी स्किप कर गए। तो मैं थोड़ा वहां फिर से जाना चाहता हूँ कि आपका जब स्टार्ट हुआ, आपने फर्स्ट शो किया, सेकंड शो किया, तो वो जर्नी के बाद फिर आगे कैसे आप बढ़े? वो जर्नी के बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं स्टेज परफॉर्म करूंगी, और कांटेक्ट बढ़ते गए 1 to 1। जैसे फर्स्ट कांटेक्ट में मुख्तार जी ने बुलाया, फिर और सिंगर्स मुझे देखते गए, फिर शोज क्या है कि रिदम प्लेयर्स जो होते हैं वो भी शोज करते हैं, एक म्यूजिशियंस होता है वो भी शो करता है, एक साउंड वाला होता है वो भी शो करता है। तो साउंड शो है वो किसी के पास भी आ सकते हैं, और एक फैमिली जो मुझे डायरेक्ट नोट कर रही है वो भी मुझे बुला सकती है। राइट, यस, तो शोज ऐसे होते हैं। तो 1 to 1 जैसे वो लोग मुझे देखते गए ना, मेरी जो पॉपुलैरिटी है वो वहाँ से बढ़ती गई, मेरा जो रेट है वो वहाँ से बढ़ता गया, और मैं वहाँ से अपनी जर्नी स्टार्ट करती गई। अभी चीज़ें ये थी कि मैंने वहाँ पर अपना प्रोफेशनल पूरा का पूरा नहीं बनाया, क्योंकि मुझे तभी भी वो डर था कि अगर वो बंद हो जाएगा फिर क्या। तो मैंने जो ट्यूशन है, जो स्कूल है, वो मैंने चालू ही रखा, क्योंकि मुझे अभी भी डर था कि अगर वो अर्निंग तो एक दिन की अर्निंग है ना, 500 है, अगर एक दिन नहीं मिली मुझे तो क्या। राइट, कभी है कभी नहीं है, कभी है कभी नहीं है। तो क्योंकि वो मेरा डायरी फर्स्ट स्टेज था ना, तो कोई बुलाएगा कोई नहीं भी बुलाएगा। हाँ। तो वो जो मेरी जर्नी टीचिंग की थी ना, वो मैंने चालू रखी। वहाँ से मैं वेदांत इंटरनेशनल में गई, वहाँ से मैं DPS स्कूल में गई, तो करीबन 5 से 7 साल मैंने टीचिंग करवाया। मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, और टीचिंग करना मुझे बहुत अच्छा लगता है, तो वो मैंने उसको शुरू रखा। और मैं पर्सनल ट्यूशन भी घर पर देने जाती थी, जहाँ मुझे ज़्यादा पैसे मिलते थे। मेरे घर पर आए, इससे अच्छा मैं अगर सामने जाऊं तो मुझे ज़्यादा पैसे मिलते थे। तो जो मेन चीज़ था पैसे का जो साइड करना, वो क्लियर करना था ना, क्योंकि अगर आज अपने सपने कुछ खरीदना है तो अगर अपने पास है नहीं तो कैसे करोगे, तो कैसे करेंगे। तो वो समय पे जब आप स्कूल पे या टीचिंग कर रहे थे और शोज भी कर रहे थे, तो ये आना जाना मैनेज कैसे करते थे? वॉक करके, चल के जाते थे? चल कर जाती थी मैं, चल कर, क्योंकि जो फैमिली, जो लड़की 600 नहीं पे कर सकती है ना, उसके पास व्हीकल तो नहीं हो सकता। तो
चल कर मैं आई थिंक मुझे याद है, मैं मेरे घर से जब स्कूल में आती थी वो 2 किलोमीटर होता था। मैं जब चल कर स्कूल में जाती थी तो पहले तो मैं 5 मिनट मुझे बैठना पड़ता था, है ना, क्योंकि मैं इतना थक वॉक करके जाती थी, आई। इतना वॉक करके आती थी। तो मैं चल कर जाती थी, कुछ नहीं होता था मेरे पास, और वहाँ से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। फिर मैंने सेकंड हैंड स्कूटी ली। मुझे आज भी याद है कि मैं एक शो में गई थी जो पोरबंदर में शो था, और बस लेकर, वो आर्टिस्ट है, वो पूरी बस लेकर गए थे, 7-8 घंटे का था। और पहले हम लोग मॉर्निंग से निकल गए, रात को पहुँचे, वहाँ पे फिनिश हुआ प्रोग्राम, रात को वापस निकले। वो दिन ना मुझे टिप्स उड़ी थी, जैसे बहुत अच्छा गाते हो ना, तो कुछ जो कदरदान है ना वो आपको टिप्स देते हैं कि आपने बहुत अच्छा गाया। उस दिन मैंने फर्स्ट टाइम इतने पैसे देखे थे, क्योंकि वो लोग ना अपनी बैग में पूरा बंडल्स लेकर आए थे, और वो जो भी गाता था, मेरा जब टर्न आता था तो मुझे मिलता था। तो मुझे ऐसा कि मुझे जितने मिले हैं ना उतने मुझे मिलेंगे, या तो ये पूरे हैं ना, हाँ ये इतनी मेरी है। बट जब मैं स्टेज से नीचे उतरी ना तो वो टिप मेरे हाथ में से ले ली। तो वो टाइम पे मुझे ऐसा लगा कि ओ शिट, मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि नहीं मिलेगी अभी मुझे, या फिर ये मुझे पता ही नहीं था ना कि कैसे होता है, इसका व्यवहार क्या है, तो कैसा होता है मुझे नहीं मालूम था। तो मुझे याद है मैं रात को, हम लोग बस में बैठे, मेरी मम्मी भी आई थी उस दिन साथ में। तो हम लोग जब बस में बैठे ना तो मुझे वो इवेंट मैनेजर ने हाथ में पैसे दिए, और मैंने मुट्ठी बंद की, और मैंने घर पे नहीं पहुंची तब तक मैंने मुट्ठी नहीं ओपन की। हाँ, मैंने नहीं देखा, मुझे लगा कोई देख लेगा और पैसे ले लेगा। तो मैं घर पर गई, और घर पर जब मैंने काउंट किए तो वो 6,000 रुपये थे। मेरे लाइफ के सबसे ज़्यादा पैसे जो मैंने कभी नहीं देखे थे, एक साथ में मैंने 6,000 रुपये कभी नहीं देखे थे। तो 2-3 दिन तो मैंने पैसों को बहुत अच्छे से संभाल कर रखा। 500 की कड़क नोट थी, मुझे याद है आज भी, जो बंद हो चुकी है। और वो मैंने जब मुट्ठी में रखी थी तो वो बहुत फोल्ड हो चुकी थी, तो मैंने उसको इस्त्री करके पहले 3 वो सीधी की, मैंने गद्दे के नीचे रख दी, वो स्ट्रेट हो गई। 2-3 दिन मैंने और मम्मी ने, हम लोगों ने पैसे देखे, और फिर देखा कि क्या करना है। फिर डिसाइड किया कि मुझे बहुत प्रॉब्लम होती जब मैं शो में करने जाती हूँ, तो मैं कभी ऑटो लेकर जाती हूँ, मैं स्कूल जाती हूँ, जॉब करने तो मैं चल कर जाती हूँ। तो मैंने एक सेकेंड हैंड एक्टिवा ली जो थी 5,000 की, और 1,000 में मैं लाई हारमोनियम। जो मुझे ऐसा कि मैं सिंगिंग अब बनने जा रही हूँ सिंगर, तो कहीं ना कहीं शायद काम आ जाए, मुझे नहीं मालूम था कि हारमोनियम का क्या काम है, लेकिन कुछ काम आ जाए। तो वैसे मैं पैदल से आई सेकेंड हैंड स्कूटी में, और फिर मैंने धीरे धीरे न्यू स्कूटी ली, फिर मैंने जुपिटर ली। आज 2 जुपिटर है, एक कार है मेरे पास। वेरी गुड। तो आज खुद का घर है, खुद का घर है, निशा बाहर है, जो मेरा ड्रीम था। और बहुत बड़ा प्राउड, विवेक जी आपको पता है मैं क्या फील करती हूँ जब मैं हाईवे पर अकेली रात को ट्रैवल करती हूँ। ना मैं शो करती हूँ उसमें मुझे मज़ा आता है, ना मैं पैसे लेती हूँ उसमें मुझे मज़ा आता है। मुझे जो मज़ा आता है ना वो मैं जब रात को काम करके 3 बजे या 2 बजे घर के लिए निकलती हूँ ना हाईवे पर, और वो हाईवे में जब देखती हूँ जिसमें कहीं लेडीज़ नहीं होती, सिर्फ शाइना होती है कि गाड़ी चला रही है और अपने घर पे जा रही है, और हैंडल जो है उसकी लाइफ का उसका वो उसके पास है। वो जो मज़ा है ना वो मैं फील करती हुई जाती हूँ। और घर से जब मैं निकलती हूँ तब मैं आराम से जो ड्राइविंग है ना मेरा, वो मैं बहुत मज़े से करती हूँ। तो वो मेरी फर्स्ट सेकंड हैंड भी कार थी। आज 4 साल हो गए मुझे गाड़ी चलाए, और जब मैंने वो हिम्मत की कि जब अकेले ही चलना है तो फिर क्या डरना, कोई भी चीज़ों से क्या डरना, ना क्या हाईवे, क्या रास्ता, क्या ट्रक। क्योंकि लोग बोलते हैं कितना ट्रक होता है ना, आप कैसे चला लेते हो, आप ड्राइवर रखते हो। तो मैंने कहा मैं ड्राइवर को संभालूंगी या खुद काम करूंगी, है ना। तो पता ही है कि लाइफ में अभी चलना अकेले ही है, कोई नहीं है साथ में। तो मैंने हैंडल पकड़ना सीख लिया और ड्राइविंग करना सीख लिया, मैंने लाइसेंस लिया, और मैंने जो हाईवे पर गाड़ी घुमाई है, जूनागढ़, जामनगर, यहाँ से ड्राइव करके जाती मैं ड्राइव करके जाती हूँ अहमदाबाद से। इट्स टू फार 360 इट्स जामनगर, 260 350-400 किलोमीटर। हाँ, जामनगर टू 360 ऑलमोस्ट हो जाता है, 6-7 घंटे। राजकोट, हाँ, और राजकोट 240 हो जाता है। यहाँ से सुरेंद्र नगर 120 हो जाता है। रास्ता मुझे सब पता है। रास्ते बन रहे थे, आज मैं रास्तों को एकदम क्लियर देखती हूँ कि जब बन रहे थे तब मैं सवार थी,
आज वो रास्ते बहुत क्लियर है। अकेले जब गाड़ी चलाते हो क्या गाने गुनगुनाते हो? ये जो गाना है ना वक्त फिल्म का, आगे भी, तो वो मेरे दिल के बहुत करीब रहा है। तो Right. हमेशा लाइफ में वो सॉन्ग्स मुझे बहुत कि भाई आगे भी जाने न तू, पीछे भी जाने न तू, जो भी है बस यही एक पल है। तो जो मेरा सिंगिंग का फर्स्ट सॉन्ग होता है ना, ये आगे भी होता है। और अगर मैं कहीं सेवा करने सीनियर सिटीजन की जाती हूँ तो मैं ये गाने से शुरुआत करती हूँ, क्योंकि ये गाने में मुझे खुद नजर आती हूँ, मैं अपने आप को देखती हूँ। राइट, है ना, कि जो लम्हा था, जो पल था, वो मैंने पकड़ लिया ना, वो मेरी सबसे बड़ी ताकत थी और मेरा वो कप था जो मुझे मिला। अभी बातों बातों में आपने बताया कि एंकरिंग भी करके आती है। हाँ, ये थोड़ा yes. समझ में नहीं आया। हाँ, मैंने एंकरिंग पिछले 4 साल से शुरू किया है। अच्छा, अब सिंगिंग यानी में शोज होस्ट हाँ, करते हाँ, हो मैं आप? होस्ट करती हूँ। मैं तो ऑल सिंगिंग टाइप का ऑफ तो बढ़िया चल रहा था ये। हाँ, उसमें ऐसा हुआ कि मैं जब सिंगिंग कर रही थी ना, तो जो मैं 13-14 साल पहले सिंगिंग कर रही थी और ऑडियंस थी, और अभी ऑडियंस में बहुत ज़्यादा फर्क है। अच्छा, तो मुझे लगा कि अब क्या हो गया, मैं वर्कोहॉलिक हो गई हूँ। अब मुझे ऐसा है कि मैं एक दिन भी घर पे नहीं बैठनी चाहिए, मुझे ऐसा हो गया है। तो मेरा जो गैप था ना, वो पूरने के लिए मैं सोच रही थी कि मैं क्या करूँ। तो मैंने बीच में भारतीय लाइफ एग्जाम, वो है ना इंश्योरेंस, मैंने वहाँ पे 6 महीने काम किया। अच्छा। यानी इंश्योरेंस भी बेच दिया? मैंने इंश्योरेंस भी बेच दिया। और अच्छी बात यह है कि मैंने हाईएस्ट इंश्योरेंस बेचा था 1.5 लाख का एक महीने में। और मुझे ट्रिप भी 35,000 का वाउचर भी मिला था। और वो जब मैंने छोड़ा तब उतने कॉल किए हैं उन्होंने मुझे, क्योंकि टॉकेटिव तो मैं हूँ, मैं बात तो किसी से भी कर सकती हूँ, और वो इंश्योरेंस उनका मैं कैसे भी सेल कर सकती हूँ। बट इन बिटवीन मुझे लगा कि मैं वो बोलते हैं ना कि आप वर्थ नहीं दे रहे हो, टाइम जो आपको देना चाहिए ना वो नहीं दे रहे हो, क्योंकि कभी भी टफ प्रोग्राम आ जाता है, मैं काम कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ, तो वो मैंने छोड़ दिया। तो फिर मैंने सोचा कि इसी फील्ड का कुछ पकड़ा जाए। तो स्टेज फियर तो मुझे था ही नहीं, आइडियाज और शायरी में तो मुझे बहुत अच्छा लगता है बोलना। तो मैंने लोगों को ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया जो होस्ट करते थे, और फिर मैंने देखा कि ये तो कितनी नॉर्मल चीज़ है, तो मैं कर सकती हूँ। फिर मैंने लेना स्टार्ट किया खुद के प्रोग्राम में। जब लेती थी, क्योंकि मैं खुद के भी प्रोग्राम करती हूँ, तो वहाँ से मैंने शुरुआत की। वहाँ से जब लोगों ने मुझे ऑब्जर्व किया तो मुझे पूछने लगे, आप मेरा प्रोग्राम करोगे, आप ये इवेंट करोगे आप? तो मैं बोलती कि हाँ, मैं सारे इवेंट करती हूँ। और फिर वहाँ से शुरू हुआ मेरा एंकरिंग का, और मुझे बहुत ही मज़ा आने लगा एंकरिंग में। क्योंकि क्या है ना, सिंगिंग में आप स्टेज पर ही रहते हो, एक ऐसा मौका आता है कि जब डांसिंग सेशन आता है ना, तब आप नीचे जाते हो, फैमिली को मिलते हो। एंकरिंग ऐसा पार्ट है कि आप पहले से नीचे होते हो और लोगों आप से बात करते 1-to-1 कनेक्ट करते हो। क्योंकि मैंने बहुत सारी चीजें शुरू की, क्वेश्चन आंसरिंग शुरू की, गेम करना शुरू किया। तो आज आप मुझे बोलोगे ना कि स्टेज पर शाइना खड़ी रहकर एंकरिंग का, तो मुझसे नहीं होगा। मैं घूमती रहती हूँ। तो वो एक चीज तो थी, और वो जो डेज मुझे फील करने थे ना, वो मुझे एंकरिंग दिखा। सिंगिंग तो अच्छा है ही और चल ही रहा है, लेकिन एंकरिंग में अब मुझे इतना पसंद करते हैं कि ज्यादातर शो मेरे एंकरिंग के होते हैं। कैसे कैसे शोज होते हैं वैसे? इवेंट्स मेरे लाइव सिंगिंग के होते हैं। हल्दी, आजकल हल्दी बहुत करते हैं, मेहंदी करते हैं, मैरिज फंक्शंस के होते हैं, फिर बर्थडे होते हैं, एनिवर्सरी होती है, फिर कुछ मूवमेंट अगर उनको जैसे जॉब के 25 इयर्स हो गए, है ना, रिटायरमेंट उनको अगर कुछ करना है तो वो होते हैं। तो इस टाइप का जो एंजॉय करना होता है इंसान को, वो बोलता है कि भाई ये एंजॉय करना है हमको, आप फील करना ये सारी चीज़ है, ये मोमेंट को, और बस वो मैं फील करती हूँ। उसमें हर बार कोई अलग सिंगर का फंक्शन हो ऐसा ही होता है, या सिर्फ आप एज एन एंकर ही जाते हो? नहीं, मैं ऐसे बहुत सारे शो होते हैं जिसमें मैंने सिंगिंग और एंकरिंग दोनों किया है, जिसमें ऐसा भी हुआ है कि कुछ सिंगर्स को मैंने बुक किया है कि वो सिंगिंग करेगा, मैं सिंगिंग भी करूँगी और मैं एंकरिंग भी करूँगी। गॉट इट।
और ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने कर दिया है बैंड, क्योंकि उनको उनके हिसाब से उनके कोई रिलेटिव को बोलना था, तो फिर मैं सिर्फ एंकरिंग करूँगी। पर कई बार ऐसा भी होता है ना कि सिंगर होता ही नहीं है, अभी तो सिंगर ऐसा भी चल रहा है ना। ऐसा भी चल रहा है, तो कैरियोके पर अभी मैंने स्टार्ट किया है, क्योंकि मैं नहीं करती हूँ कैरियोके पर, मुझे लाइव ही, क्योंकि पहले से लाइव परफॉर्म किया है ना। लेकिन लोगों की कभी कभी होती है कि इतना बजट नहीं है, आप 2-4 गुनगुनाना भी और आप एंकरिंग भी कर देना, तो ठीक है। क्योंकि क्या है ना, हर एक जगह पर पैसे इंपॉर्टेंट नहीं होते ना, एक रिलेशनशिप भी इम्पोर्टेंट होता है। मैं प्रोफेशनली नहीं वर्क करना चाहती हूँ, मैं लोगों से रिलेशनशिप रखना चाहती हूँ। उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि शाइना ने जितने पैसे लिए उतना ही काम किया, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप जस्ट एग्जाम्पल 10,000 लेते हो तो आपको 20,000 का काम करना चाहिए, है ना। अगर सामने वाला अर्न करेगा या उसको उससे ज्यादा हैप्पीनेस मिलेगी तो शायद आपको आगे मिलने ही वाला है काम। तो मेरा काम कभी भी वो कि भी ये काउंटेबल ही रहा है, मैं इतना ही करूंगी, चलो हो गया टाइम, निकलो, नहीं, मुझे कनेक्ट लोगों से करना है। और अगर इवेंट में हमको क्यों बुलाया जाता है ना, उनका इवेंट है वो और निखरे और उभरे, है ना, स्पेशल बनाने के लिए, तो मैं अपना बेस्ट देती हूँ। अभी फिलहाल मैरिज में एंकर्स का काम बढ़ गया, पहले इतना नहीं था। पहले इतना नहीं था, एग्जैक्टली जैसे मैंने कहा ना कि मैं 14 इयर्स पहले गाती थी और अब मैं गाती हूँ और एंकरिंग करती हूँ, जमीन आसमान का फर्क। पहले हम लोग इवेंट्स में क्या देखते थे कि फैमिली गेट के पास खड़ी है और नमस्ते, आइए ना, अच्छे से खाना खाना, अच्छा आपने क्या लिया, अच्छा आपने बराबर पहना है, आपको बराबर मिला है वेन्यू, अच्छा उतारा, आपको बराबर होटल्स मिल गया है। अब क्या है, अब फैमिली खुद एंजॉय करने लगी। अब फैमिली, किसी ने खाना खाया चाहे नहीं खाया, वो नहीं, उसमें इन्वॉल्व नहीं होती है, उसमें अब वो जो वक्त है ना वो खुद के एंजॉयमेंट में वो लोग डालते हैं, क्योंकि सबको पता है खाना तो खाने ही वाले हैं। अगर अच्छा है तो खाने ही वाले हैं, और जिसको बुराई करनी है ना वो हर एक चीज में फिर बुराई निकालने ही वाला है। तो ये सिलसिला जब से शुरू हुआ और 2000 शोज, यानी अपने आप में एक अच्छा अचीवमेंट है, और फॉर दैट कांग्रेचुलेशंस, थैंक यू। और इन बिटवीन फॉरेन शोज कैसे मिले? फॉरेन शोज, क्योंकि ऐसा बोलते हैं ना, कुछ ऐसे अपॉर्चुनिटीज आती है जहां आप वो इंसान को नहीं जानते हो लेकिन उसने आपको देखा है, अच्छा, कहीं ना कहीं सुना है। तो एक मुंबई के ऑर्गेनाइजर थे और उनका कॉल आया कि मैंने आपको ये जगह पर सुना था, तो आप टूर करेंगे मेरे साथ। वो टाइम पे मैं भारतीय एक्सा लाइफ इंश्योरेंस में थी। अच्छा, राइट। और मैंने देखा कि या तो मैं काम कर सकती हूँ या तो मैं टूर कर सकती हूँ, है ना। और वही टाइम पे मुझे 35,000 का वाउचर मिला था दुबई घूमने का, राइट। ठीक है। तो अगर या तो मैं घूमती वो वाउचर को लेकर, और या तो मैं अपना जो प्रोफेशनल है मेरा सिंगिंग का उसको मैं बढ़ाती। तो मैंने जॉब को साइड पर रखकर, रिजाइन देकर, माफ़ी मांगकर मैंने चूज़ किया वो टूर। और मुझे नहीं मालूम था लोग कैसे होंगे, क्या होगा, बट बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती है ना जो कर लेनी होती है, फिर बाद में देख लेंगे, है ना, क्योंकि एक्सपीरियंस ही है जो आपको कुछ सिखा कर जाता है। तो वो आंखें बंद कर मैं वहां पर चली गई। कहाँ की थी टूर? वो थी बहरीन की। बहरीन? हाँ, वो बहरीन की थी, एक गल्फ कंट्री है। वहाँ पे वो सर ने होटल, पूरा उनकी 5 होटल्स थी और रॉयल पैलेस करके, और 5th होटल थी, उसमें उनको इंडियन बैंड्स चाहिए था। जस्ट अभी उन्होंने ओपन की थी। और होटल में अंदर जो रेस्टोरेंट में बैंड जो बजता है, हाँ, लाइव जो बैंड्स होते हैं वहाँ पर सिंगिंग के लिए, एग्जैक्टली। इंडियंस, उनके 2 टाइप के रेस्टोरेंट थे, एक वहाँ पर जो अरबीज जो आते हैं, जो हिंदी नहीं जानते वो, और एक हिंदी रेस्टोरेंट जो इंडियंस के लिए स्पेशली होते हैं। तो वो उसके लिए हम लोगों को बैंड्स को बुलाया गया था, और वो मेरा था फर्स्ट एक्सपीरियंस, और वो बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। 5 स्टार होटल में था और अच्छे अच्छे शोज़ हुए वहाँ पर, बहुत सारे सॉन्ग्स, 3 महीने कंटिन्यू हम लोगों ने प्रोग्राम्स किए, देखा भी। अब वहाँ पर भी एक जंग हुई थी। अच्छा। वहाँ पर जाने से पहले अगर मैं नहीं लड़ती ना तो मैं बहरीन नहीं जाती। अच्छा। गल्फ कंट्री में कैसा है, अगर आपको वीज़ा लेना है ना तो आपको हेल्थ फिटनेस का एक सर्टिफिकेट देना पड़ता है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर अहमदाबाद में एक हेल्थ सेंटर का, मुझे याद नहीं है एड्रेस,
लेकिन मैं वहाँ पर मुझे एड्रेस मिला था कि आपको यहाँ पर ये टेस्ट करवाना है। अब मैंने सारे टेस्ट करवा दिए एंड आई नो आई एम फिट, तो मैं जाऊँगी ही, मुझे वीज़ा मिल ही जाएगी। अब उसने मुझे अनफिट का दिया। अच्छा। हाँ, तो अगर अनफिट का सर्टिफिकेट होता है तो आपको वीज़ा नहीं मिलती। अब उसका रीज़न क्या था, मुझे विटलिगो है, वाइट पैचेस। ओके। तो उसने, अभी मेकअप है तो तभी मेकअप के बिना गई थी, तो उसने मेरे वाइट पैचेस आंख में देखे, तो उन्होंने कहा आप नहीं जा सकते हो, आप फिट नहीं हो। ठीक है, तो वहाँ मैंने उनको सवाल किया कि मैं कैसे फिट नहीं हूँ। आप मुझे वो किताब दिखाओ जिसमें लिखा है कि विटलिगो जिसको होगा वो ट्रैवल नहीं करेगा, है ना, क्योंकि अर्बन दुबई में, बहरीन में ऐसा है कि आपको ऐसी कोई बीमारी नहीं होनी चाहिए जो दूसरों को लगती है। हाँ। तो मैंने कहा मुझे वो किताब दिखाओ जिसमें लिखा है कि विटलिगो किसी और को होता है टच होकर, क्योंकि अगर मुझे मालूम था आज मैं हार गई ना तो मैं कभी नहीं जीत पाऊंगी। राइट। अगर आज मैं लड़ी ना तो ही मैं जीतूंगी, वरना मैं खुद क्योंकि सबसे बड़ा जो ताकत होता है ना इंसान का, वो खुद होता है। अगर आप खुद से हार गए ना तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे। सही बात। तो मुझे वो जो लड़ाई है ना, वो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगी कि शायना आज नहीं लड़ेगी ना तो तू बहरीन तो नहीं जाएगी, ठीक है, पर कहीं और भी जाने की अपॉर्चुनिटी होगी ना तो तुझे वो नहीं मिलेगी। हाँ, वो नहीं मिलेगी, या खुद ही नहीं जाएगी कि नहीं यार ऐसा होता है। तो मैं लड़ी, मैंने कहा मुझे वो किताब चाहिए वरना मैं केस करूंगी। मुझे वो किताब, वो लाइन मुझे दिखाओ जिसमें लिखा है कि विटलिगो जिस इंसान को होता है वो बाहर नहीं जा सकता और वो किसी और को भी देगा। फिर उसने मुझे सॉरी कहा और उसने मुझे फिट का सर्टिफिकेट दिया और फिर मैंने फ्लाई किया। और जब आप ट्यूशन लेने जाते थे या कहीं और जाते थे तो आप रिक्शा नहीं लेते थे, बस नहीं लेते थे, आप चल के जाते थे, और वही इंसान जब पहली बार फ्लाइट में बैठता है, वो भी इंटरनेशनल, वो एक्सपीरियंस कैसा था? बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। वो 8 घंटे की फ़्लाइट थी, मुझे आज भी याद है। यहाँ से मुंबई से फ़्लाइट थी, तो मुझे यहाँ से मुंबई बस में जाना था और फिर मुंबई से फ़्लाइट थी। उस दिन मुझे याद है कि दिवाली का दिन था, दिवाली के दिन ही मैंने फ्लाई किया। अच्छा, था। यस, और निशा और असमा जो मेरी एल्डर सिस्टर एंड यंगर सिस्टर मुझे रखने के लिए आए थे, क्योंकि उनको भी एक्साइटमेंट था, एयरपोर्ट कभी देखा नहीं था ना हमने। तो उनको भी मुंबई का एयरपोर्ट, वो भी डायरेक्ट अहमदाबाद का नहीं, मुंबई का एयरपोर्ट। तो कि शायना मुझे देखना, मैंने कहा चलो चलते हैं। तो हम लोग गए और वो लोग हमको रखने आए और फिर मैं वो टीम के साथ, तब मैं फर्स्ट टाइम वो टीम को मिली, टीम के साथ गई। इतनी ठंड, एसी भी मैंने कभी भी फील नहीं किया था कि अच्छा एसी में इतनी ठंड लगती है। मुझे फ्लाइट में इतनी ठंड लग रही थी कि 4 लोगों के जो ब्लैंकेट होते हैं, जो फ्लाइट में 4 ही ब्लैंकेट है, वो मैं सारे ले लिए। इनका मेरी फर्स्ट फ्लाइट है, मैंने एसी कभी अपने लाइफ में, मेरे घर में एसी नहीं था ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है। तो वो पल अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा। और उसके बाद सिलसिला शुरू हुआ। उसके बाद इंटरनेशनल का सिलसिला शुरू हुआ, फ्लाइट का सिलसिला शुरू हुआ। और मुझे याद है फिर मेरे कुछ शोज़ थे दिल्ली के, मुंबई के, वो भी मैंने फ़्लाइट में किए। वो भी मुझे अपॉर्चुनिटी मिली जब मैं फ़्लाइट में जाऊंगी। और कितने कंट्रीज घूमे उसके बाद? मैं बहरीन गई, वहाँ से मैं दुबई होते हुए आई, फिर मैं यूके गई, लंदन भी मैं 3 महीना रुकी। अच्छा। हाँ, वहाँ पे भी इंडियन बैंड्स बहुत अच्छा वर्क करते हैं। जब आप ऐसे कंस्ट्रेन में से आते हैं कि जहाँ पे आपके घर में इतनी ही जगह है जहाँ पे 4 लोग सो पाएं, आप चल के जाते हैं, आप ट्यूशन करते हैं, आप जॉब करते हैं, जब पहली बार 500 रुपये मिलते हैं तो आपको बहुत खुशी होती है, आप उसको देखते रहते हैं, और वहाँ से जब आप एक कल्चरल डिफरेंस, राइट, आप लंदन जैसे शहर में जाते हैं तो वहाँ के लोग, वहाँ के तौर तरीके और वहाँ का जो एक्सपोजर था वो क्या था, और वो आपने कैसे जज्ब किया उसको, कैसा लगा वहाँ पे? अब जो निशा को मुझे यूके भेजने का आइडिया है ना, वो वहाँ से है। अच्छा। क्योंकि मैंने टूर यूके की लंदन, मैंने देखा कि कितना वो लोग सिस्टमैटिक है लोग, है ना, कितना टाइम मैनेजमेंट है वो लोगों का, कितना टाइम पर वो लोग कहते हैं ना कि उठते हैं ना तो उनके पूरी उठेंगे तब से और सोएंगे तब से, उनका पूरा शेड्यूल रहता है। और 1-1 घंटे, क्योंकि वहाँ पर
पर आवर कमाते हैं ना लोग, तो इसका मतलब अब टाइम का कितना वैल्यू करेंगे। तो टाइम वैल्यू जो मैंने वहाँ पर देखी, जो क्लीननेस वहाँ पर देखा, जो कंट्री और जो मैनेज मेंटेन किया है वो कंट्री ने, और दूसरी बात जो लेडीज का जो चलता है ना वहाँ पर जो होल्ड है ना लेडीज का, वो कहीं पर भी नहीं है। राइट। इंडिया में तो नहीं है। जैसे कहते हैं ना, अगर यूके चला रहे हैं तो वो लेडीज चला रही है। लोग जो है ना यहाँ से ज़्यादा वहाँ पर आर्टिस्ट की बहुत कदर करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि इजीली जिनको मिल जाता है वो उनको कदर नहीं होती, लेकिन बहुत वक्त के बाद अगर मिला हो आपको तो उनकी कदर होती है। तो आर्टिस्ट ऐसी चीज़ है जो बहुत रेयरली यूके यूएस से जाता है कुछ परफॉर्म करने के लिए। तो बहुत अच्छे से वो लोग लिसनर बहुत अच्छे हैं सिंगिंग के, बहुत अच्छे चाहक है उनकी। कुछ ना कुछ सॉन्ग्स है, ये सुनाइए ना, ये सुनाइए ना, अपने लिए कुछ ना कुछ लेकर आएंगे। अच्छा आपने खाना खाया, आज मैं बना कर लाई हूँ आप खाना। तो वो जो प्यार था ना वो मुझे वहाँ पर दिखा। फिर यूएस का भी आपने एक टूर हाँ, किया है, यस, मैंने लास्ट ईयर यूएसए का टूर किया, मुझे वो भी अपॉर्चुनिटी मिली रोशनी प्रोडक्शन में नटवर जी के जगह पर। तो वहाँ पर मैंने 1 महीना स्पेशली वहाँ पर मैं नवरात्रि करने के लिए गई थी। अच्छा। नवरात्रि करने के लिए गई थी। और नवरात्रि वहाँ पर क्या होता है, कुछ शोज़ ऐसे होते हैं जो 9 डेज़ के होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो फ्राइडे सैटरडे संडे वीकेंड में होते हैं। तो वीकेंड में 4 वीक हम लोगों ने परफॉर्म किया और हम लोग 1 मंथ में हम लोग वापस आ गए। वैसे अभी नवरात्रि की आपने बात करी, हाँ। मैं जब आपका पूरा प्रोफाइल चेक कर रहा था, एक न्यूज़ कटिंग मुझे मिली उसमें, दिव्य भास्कर न्यूज़पेपर की, जिसमें आपके बारे में एक आर्टिकल छपा था और उसमें लिखा था कि एक मुस्लिम लड़की जो गरबा गाती है और माता जी की आराधना के इतने भाव से वो गरबा गाती है, ऐसा एक बढ़िया सा आर्टिकल था। सही है। वो आर्टिकल के बाद लोगों का आपके प्रति नजरिया क्या था? ऐसा था कि एक ऑटो चलाने वाली लड़की, उसका जो हेडलाइन है ना वो मैं आपको बताऊंगी कि एक ऑटो रिक्शा ड्राइवर की बेटी जो मुस्लिम है, स्माइली मुस्लिम है, और वो गरबा परफॉर्म करते हैं और उसको कम से कम 100 गरबा आता है, वो बहुत इंजॉय करती है। अब हमारे कल्चर में, हमारे रिलीजन में हमको सिखाया गया है कि हर एक रिलीजन को हमको क्या करना है कि रिस्पेक्ट देना है। ठीक है, आप भी सही हो, हम भी सही है। रही बात गरबा गाने की, क्योंकि पहले मैं अहमदाबाद में ज़्यादा प्रोग्राम करती थी, अभी मेरे प्रोग्राम्स है ना राजकोट, जामनगर, और वहाँ पर जो स्टाइल है ना वो गरबा का ज़्यादा है। राइट। एक आर्टिस्ट, मेरे हिसाब से एक आर्टिस्ट का कभी कोई धर्म नहीं होता, वो हर एक रिलीजन का होता है। तो एक आर्टिस्ट होता है ना, वो सबसे पहले सिर्फ एक कलाकार होता है, उसका कोई रिलीजन नहीं होता है। और जैसे हमारे रिलीजन में बताया गया कि हमको सबका एक सम्मान करना है, तो वो सम्मान करते हुए जो मेरा काम था, जो मेरा धर्म था, है ना, ये काम सिर्फ सिंगिंग नहीं है, मेरा एक सोल भी है ना। तो मैं जब माता जी के सॉन्ग गाती हूँ तो मुझे याद है, और उसकी साबिती मैं खुद हूँ कि मुझे मेरे इमाम दिखते हैं, है ना। हमारे जो 49th इमाम, जब मैं एग्जाम्पल, एक स्टोरी मैं आपसे शेयर करूँगी, जब वो गुजर गए तो मेरे पास बहुत सारे शोज़ थे। अब क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा इनसे कनेक्ट इसलिए थी क्योंकि मुझे उनके ब्लेसिंग्स मिले। बिल्कुल, मुझे याद है 2018 23 फरवरी को वो मुझे मिले थे और उनके सामने मैंने गिनान रिसाइट किया था और उन्होंने मुझे ब्लेसिंग्स दी थी इन पर्सन 1 to 1। यस, तो इतनी क्लोज थी। और मैं बहुत ही रिलीजन में मानती हूँ, मैं मेडिटेशन में सब में मानती हूँ, तो मुझे पता है कि मैं जो गाती हूँ वो उसके लिए ही है ना। तो जब वो गुजर गए तो मुझसे काम नहीं हो रहा था। मैंने हमारे जो लीडर होते, मैंने उनको कॉल किया कि मुझसे गाड़ी नहीं चल रही है ना, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टच थी उनसे। इसीलिए मुझे आज भी याद है कि जब मैं परफॉर्म कर रही थी ना, तो वो एक गाना होता है कि इमने मावतर मड़े तो अम्बे मामड़ जो। मेरा शो था, मैं वहाँ परफॉर्म कर रही थी क्योंकि मैं लिटरली, मेरा हाथ रूझ रहा था। जब गा रही थी ना तो मुझे वो इमाम दिखे, और जब मैं वो वर्ड माउतर, मतलब वो माता पिता मिलना, मुझे जब भी मिलना तो मिलना, उसका वो एक मीनिंग। तो वो गाते गाते जब वो माउतर वर्ड आया ना तो मैंने स्टॉप कर दिया
जो कभी भी नहीं होता था, वो फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि वो मुझसे गाते गाते मैं स्टॉप हो गई और मेरे जो को सिंगर थे उसने उठाया, वो समझ गया कि मैं एक दौर से गुजर रही हूँ, है ना। तो कहते हैं ना कि एक मुरीद और मुर्शीद को कौन जानेगा, है ना। तुम क्या जानोगे मैं किसके साथ कनेक्ट हूँ। मैं जब घर आती हूँ ना काम करके, तो मैं उससे बात करती हूँ कि यार आज मेरा दिन बहुत अच्छा रहा, आज मैं थक गई, आज मुझे ये प्रॉब्लम से मैं गुजरी हूँ, तो जरा देख लेना ना। क्योंकि मेरे कोई फ्रेंड नहीं है, मेरे कोई भी फ्रेंड नहीं है मेरे लाइफ में। एक ही दोस्त मैंने बनाया है, ऊपर वाले को। ये कलाकार है ना, वो फेस पे वो नहीं दिखा सकता कुछ भी, जो भी है वो अंदर ही है। एग्जैक्टली। बट मैं काफ़ी इमोशनल टच थी। और जो बोलने वाले हैं कि भाई आप ये गाते हो, तो उनको पता ही नहीं है कि मेरा और एक मुरीद और मुर्शीद का क्या कनेक्शन, उनको मालूम ही नहीं है। वो जानेंगे ही नहीं। जिसको बुराई करनी है वो बुराई ही करेगा, वो कभी समझ ही नहीं सकता किसी का भी कनेक्शन। वो फिर किसी भी धर्म में आप हो, वो किसी का कनेक्शन, जिसको बोलना है कि आप इससे बिलोंग करते हो, आप ये करते हो, नहीं, मेरा जो काम है वही मेरा धर्म है। तो अगर मैं उसको नहीं अच्छे से करूँगी तो वो धर्म क्या। सही। तो वो लोग जो है, जैसे कहते हैं ना, वो कछुए की स्टोरी आपने अगर सुनी है, तो 100 कछुए होते हैं, वो रेस लगाते हैं। उसमें से वो लोग पहाड़ चढ़ते हैं और वो रेस लगाते हैं। उसमें से ऐसा होता है, जब वो लोग स्टार्ट करते हैं तो काफ़ी सारे कछुए गिरने लगते हैं। और जो गिरते हैं ना, वो कछुए दूसरों को बोलते हैं कि तू नहीं कर सकेगा तो ऊपर मत जा, वहाँ पर बहुत कठिनाई है, हम लोगों ने फील किए, तो ऊपर मत चढ़। तो उसको सुनकर और कछुए गिर जाते हैं। फिर वो जो गिरे हुए कछुए होते हैं, वो दूसरों को गिराने के प्लान्स करते हैं। अब वो एक ही कछुआ होता है जो वो टॉप पर पहुँचता है। तो सारे कछुए 99 लोग जो होते हैं ना, वो उसके पास जाते हैं और बोलते, तू कैसे, इतना चिल्ला रहे थे हम, तेरे कान में आवाज़ नहीं गई क्या, कितना बोल रहे थे, कितना टफ था, तू क्यों ऊपर चढ़ा। तो वो ऐसा बोलता है, मुझे सुनाई नहीं दे रहा है ना। तो जिंदगी में बोलने वाले हैं, वो तो बोलते रहते हैं। और अगर आप, क्योंकि मुझे पता चल गया कि आपके लिए कोई नहीं है। जब आपकी थाली में खाना नहीं होगा ना, तो कोई नहीं डालेगा, वो आपको ही लाना है। तो अगर हमको ही लाना है, तो फिर वो हाथी जैसे ही बने ना, कि भाई उसको भले कुत्ता जितना भी आवाज करता है, वो नहीं सुनता है ना, वो इग्नोर करता है। तो जो लेख था, उसमें बहुत सारे लोगों ने प्राउड भी फील किया, मुझे मैसेज किया, कॉल किया। कुछ लोग थे जिसको मैंने अनसुना कर दिया। और जब आपकी बातें मैं सुन रहा हूँ ना, तो आई कैन रियली फील द स्ट्रगल, द इनर पेन फ्रॉम विच यू हैव गॉन थ्रू, जहाँ से आप गुजरे हैं। क्योंकि एक प्रोसेस में से पसार होना, क्योंकि मैं इसे प्रोसेस कहता हूँ। जब भी कभी भी हमारे काउंसलिंग सेंटर में भी लोग आते हैं, हमसे शेयर करते हैं, तो आपका जो ये स्ट्रगल जिसे बोलते हैं ना, तो वो बहुत ही हार्डशिप से आप गुजरे हो। लेकिन लोग जो हमारे पास आते हैं, तो उनके स्ट्रगल्स इतने हार्डशिप वाले नहीं होते, लेकिन उनके लिए वो हार्ड है। जब वो बात करते हैं तो पर्सनली उसके लिए तो वो हार्ड है। और मैं उसको ये कहता हूं कि दोस्त, ये एक प्रोसेस है, हर एक चीज की एक प्रोसेस होती है, उसमें से आपको गुजरना ही है। नहीं है, अगर आप उसमें से नहीं गुजरोगे तो आप नहीं बन पाओगे। Exactly. हाँ, आपके पास 2 चॉइस है, क्या प्रोसेस में से गुजरो या फिर आप सरेंडर हो जाओ, बैक हो जाओ, जहाँ थे वहां पर ही। सही है, एकदम सही है। क्योंकि आजकल का जो सक्सेस का थॉट है ना, वो शॉर्ट थॉट है कि मैं शॉर्ट में ही सारी चीज़ें अर्न कर लूँ, है ना। मैं बहुत शॉर्ट चीज़ें ही करूँ कि मैं रातों रात करोड़पति हो जाऊँ। वो ख्वाब है। स्पेशली सोशल मीडिया के आने के बाद, लोगों को जो दिखाया जाता है, हाँ, यानी फेक वर्ल्ड जो दिखाया जाता है, जो प्रेजेंट किया जाता है कि ये गाड़ी है, ये बंगला है, ये घूमना है, ये ऐसा ऐसा, हाँ, तो वो देख के जो यूथ है ना, वो अट्रैक्ट हो जाता है। लेकिन अगर किसी ने सच में अचीव भी किया है, तो उसके पीछे की स्ट्रगल उसे नहीं चाहिए, उसको शॉर्टकट चाहिए, उसको शॉर्टकट अर्निंग चाहिए, जो उसको रातों रात, हाँ, क्विक अर्निंग जो बोलते हैं, जो उसको सब कुछ दे दे, गाड़ी भी दे दे, बंगला भी दे दे। बट सर, वो ऐसे नहीं मिलता है ना। आपको घिसना तो पड़ेगा ना। अगर अब गोल्ड की अगर मैंने चीज पहनी है, तो वो ऐसे तो शेप में नहीं आई होगी ना।
ऑब्वियसली वो घिसी होगी, वो कितनी जली होगी। और शायद यही एक थॉट प्रोसेस थी हम सब में भी, और वहीं से हमारा ये इनर वाइब्स का पूरा Very nice. पॉडकास्ट का एक थॉट प्रोसेस, यानी उसका बर्थ वहीं पे हुआ कि भाई क्यों ना सोशल मीडिया पे कुछ ऐसी बातें भी रखी जाए जो यूथ को आने वाले समय में अगर ये देखेगा तो लोगों की सफलता के पीछे की जर्नी पता चलेगी। एग्जैक्टली जो आपको करनी ही पड़ेगी। Exactly. आपके पास कोई रास्ता नहीं है। देखो मेरे पास 2 रास्ते थे, या तो मैं शादी करके एक घर में सेट हो जाऊं, या तो मैं इनके बारे में सोचूं, अपने फैमिली के बारे में। अभी थी हम 3 लड़कियां, राइट, तो मेरे पास जो 2 ऑप्शन थे कि या तो शादी करो, बड़ी की तो हो गई थी, सेकंड मैं थी क्योंकि मेरे ऊपर सारी चीज़ें आ गई, एक और थर्ड है। तो अगर मैं भी चली जाती तो उसको भी शायद वो हॉस्टल में नहीं जाती, वो एट द एज ऑफ 13-14 वो भी जॉब ही कर रही होती। अगर मैं शादी कर लेती ना तो वो भी जॉब कर लेती, इनकम की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर फिर आती उसके फिर एक चेन बन जाती Exactly. है ना। तो वो चेन को मुझे तोड़ना था, क्योंकि मेरे हिसाब से एक है ना लम्हा होता है, एक एज होती है जिसमें ऐसा नहीं है आप हर एक एज में काम कर सकते हो, आपको मरते दम तक काम करना चाहिए, ठीक है। बट एक एज होती है, जैसे आप ग्रेजुएशन हो गया 18 ईयर्स टू 25 अगर आप शादी कर रहे हो तो वो एक एज है जिसमें आपको कुछ बनना है ना। एक स्टोरी मैं यहाँ पर बताना चाहूँगी। एक गधा होता है जो सारी जो ग्रीनरी है ना, उस बहुत बहुत ही अच्छी ग्रीनरी के पास वो रहता है। लोग पूछते हैं कि तू खा क्यों नहीं रहा है वो ग्रीनरी, बहुत ही हरे भरे जगह पर वो बैठता है। तो वो लोग पूछते कि तू क्यों नहीं खा रहा है, तू खा ना। पर वो ऐसा बोला नहीं, मुझे मज़े लेने हैं, इतनी अच्छी ठंडी हवा आ रही है, मैं उसके मज़े क्यों नहीं लूँ, खा मैं कर लूँगा, ठीक है। ऐसे करते करते उस दिन उस ईयर में बारिश नहीं होती है। अब बारिश नहीं होती है ना, तो वो जो पूरा हरा भरा होता है ना, पूरा वॉल खेत वो पूरा सूख जाता है, और वो वैसा बन जाता है कि वहाँ पर दूसरी बार वहाँ पर ट्री नहीं होगी, फसल नहीं होगी, ट्री वहाँ पर आप नहीं ग्रो कर सकते हो। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज कि जब आपके पास होती है अपॉर्चुनिटी तो आप चाय पर चर्चा है ना, फिर कॉफी डे, वो सारी सेलिब्रेशन करने की, चिक चैक व्हाट्सएप, वो सारी सेलिब्रेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वही एक टाइम है जिसमें आपके पास अपॉर्चुनिटी होती है, जिसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। राइट, गॉट इट। एक शादी की, एक बच्चों की 18 to 25 इयर्स में रिस्पॉन्सिबिलिटी शादी की नहीं होती है ना, घर की होती है, शादी की नहीं होती है। तो तुम बन सकते हो, और वही पीरियड है जहाँ पर अभी का यूथ है वो वेस्ट कर रहा है। अभी आपने जो बातें करी, एक सवाल वैसे ही नेचुरली सबको भी आता होगा, और जो आपको स्टेज से देखते हैं वो तो जो आपके फैंस हैं हाँ। वो भी तो कहीं ना कहीं क्यूरियस होंगे कि एक सक्सेसफुल लेडी, सक्सेसफुल सिंगर और खूबसूरत सिंगर थैंक यू। आज सिंगल क्यों है? बहुत सारे रीज़न है, बहुत सारे रीज़न है। एक जैसे मैंने कहा ना, मेरे पास 2 रास्ते थे, ठीक है, कि अस्मा ने शादी कर ली तो चलो मुझे भी शादी कर लेनी है, या तो मैं कुछ बन जाऊं। तो मैंने वो जो प्रोसेस, जैसा आप कहते हैं ना प्रोसेस है, तो मुझे वहाँ से गुजरना था। एक वो चीज़ थी। दूसरी ये चीज़ थी कि मुझे जो विटलिगो है, वाइट पैचेस, राइट, तो मुझे आज भी याद है एक लेडी आए थे और मुझे बोल रहे थे कि तुझे शादी करनी है। मैंने कहा हाँ, अगर अच्छा होगा तो मैं करूँगी। तो उन्होंने कहा 45 इयर्स है कि है वो भाई, और डिवोर्सी है, और उन्होंने मुझे यही कहा कि तुझे विटलिगो है ना तो तुझे एक्सेप्ट कर लेंगे। अच्छा, ठीक है। तो मैंने वो मूवमेंट पर ये डिसाइड किया कि मैं शादी नहीं करूँगी, ठीक है, क्योंकि अगर एक बंदा ये समझ सकता है क्योंकि मेरी वीकनेस है और इसीलिए तुम मुझे लेकर जा रहे हो, इसका मतलब वो जो बोलेंगे वो मुझे करना पड़ेगा। हो भी सकता है कि कल अगर मैं कमा रही हूँ और मुझे अपनी फैमिली को रखना है तो शायद वो नहीं रखेगा ना। सही है। कहते हैं ना कि मैंने कुछ लिखा है उसके ऊपर कि जिंदगी कई ऐसे पल थे, कई ऐसे लम्हे थे जो इस भीड़ में पीछे रह गए, कि जिंदगी कई ऐसे लम्हे और ऐसे पल थे जो इस भीड़ में, इस दौर में पीछे रह गए, लेकिन ए ज़िंदगी मुझे यकीन है, मुझे विश्वास है कि वो पल तू फिर लाएगा और मैं उसे जीऊँगी। क्या बात है, वाह वाह। तो ये चीज़
मैं कभी कभी लिखती भी हूँ और अपने लिए ही। मुझे ऐसा था कि किसी ना एक को तो संभालना ही पड़ेगा, अपने पेरेंट्स को। मुझे कई सारे लोग ने कहा कि सेल्फिश बन जाना, शादी करो, मौज करो। वो फैमिली क्या है, कितने लोगों की लड़कियां होती है, जाती है ना, नहीं जाती है। मैंने कहा नहीं, मेरा ये दिल नहीं मानेगा कि मैं अपने पेरेंट्स को ऐसे रास्ते पर छोड़ कर जाऊं। तो मैंने वो प्रायोरिटी जो थी ना, वो प्रायोरिटी के बेस पर शादी नहीं आई। और जब करना था तो लोग ऐसा बोलते थे कि आपको ये सिंगिंग का है प्रोफेशनली, वो छोड़ना पड़ेगा। अच्छा। हाँ, उस शर्त पे शादी होती है। हाँ, उस शर्त पर। तो मुझे वो शर्त मैं मानने वाली नहीं थी, है ना। और मैंने अपने आप को कभी भी वीक, मुझे भले विटलिगो था, लेकिन मैंने कभी अपने आप को वीक नहीं माना। मैं खुद पहले फेवरेट अपने आप की हुई, मैं जीती खुद से और फिर मैं आगे बढ़ी। Got it. तो मुझे मालूम है ये जिंदगी ये पल वापस लाएगी और मैं जीऊंगी एक दिन। यू आर स्टिल ओपन, लुकिंग फॉर समवन। देखते हैं आगे क्या होता है, किसने क्या लिखा है। यस, तो अगर शाइना ने शादी कर ली होती ना, तो वो विवेक जी के सामने नहीं बैठी होती। और हो सकता है कि विवेक जी के सामने बैठे हैं और आगे चल के शादी भी हो जाए। हाँ, हो सकता है। हो सकता है ऐसा भी कोई इंसान हो जो आपको समझे, आपकी जर्नी को समझे और उसी के साथ आपको एक्सेप्ट करे। ऐसा भी कोई इंसान हो सकता है। वैसे शाइना, फिल्म इंडस्ट्री हो या सिंगिंग की ये ग्लैमरस दुनिया, हमेशा मेल डोमिनेंस ज्यादा रहा है। जितने भी हम कमर्शियल सिंगिंग शोज देखते हैं, वो एक मेल सिंगर के नाम से चलते हैं, है ना। वो मुकेश के गाने हो या रफी साहब के गाने हो, किशोर जी के गाने हो। ऐसे दौर में एक सेल्फ मेड एक सिंगल गर्ल का इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पर सक्सेसफुल हो जाना, ये एक कोई आम बात तो नहीं है। और आपकी पूरी जर्नी हमने सुनी। कभी ये जो मेल डोमिनेंस वाला जो माहौल है, ये आपको कभी डिस्टर्ब नहीं किया? ना, मुझे डिस्टर्ब किया, बहुत बार डिस्टर्ब किया। क्योंकि देखिए, जैसे मैंने कहा कि मैं एक टीचर भी थी, मैं इंश्योरेंस भी सेल करती थी, भारतीय एक्सा में भी थी, है ना। फिर मैंने ऑनलाइन क्लासेस भी किए, फिर मैंने सिंगिंग भी किया। तो मैंने वो देखा कि सिर्फ सिंगिंग में नहीं, हर एक प्लेटफॉर्म पर ये चीज़ है, हर एक प्लेटफॉर्म पर है। तो एक वो जो कछुए है ना, वो जो चिल्लाते हैं कि तू नहीं कर सकती, वो है। तो वो सारे मेल है 99 और वो 1 मैं हूँ। तो रहा है, बहुत सारी ऐसी बार रहा है कि हम लोग हैं तो तुम लोग हो। अच्छा। हाँ, रहा है कि हमसे ही प्रोग्राम चले हैं। लेकिन कहते हैं ना कि पत्थर को अपने वेट पर बहुत घमंड था, लेकिन उसका जब सामना नदी से हुआ ना, तो वो डूब गया, है ना। तो वो जो नदी, जो बाढ़ है ना, वो तो नदी में ही आती है ना। तो पहले था, बहुत था, हम लोगों ने फेस किया। लेकिन अगर मेरी जर्नी मैं अगर देखूं तो मुझे काम तो करना ही था ना। तो काम किया, लेकिन कॉम्प्रोमाइज कहीं नहीं किया। जहाँ होता है वहाँ काम किया। ठीक है भाई, आप ऊपर, एक दौर तो आएगा जब हम ऊपर होंगे। क्योंकि सिर्फ ऐसा ही होता है ना कि 2 गाने या 3 गाने ऐसे होते हैं जो आपको सोलली मिलते हैं। हाँ, बाकी 1-2 गानों में ड्यूएट होता है। और जो बैनर होता है वो उनका होता है, वो उनका होता है। मेल बैनर रहता है कि मुकेश के गाने, उसमें आप एज अ ड्यूएट सिंगर या 1-2 ओनली विमेन के जो गाने होते हैं वो आप गाते हैं। मेन बैनर तो हमेशा मेल का ही रहता है। तो एक कुछ टाइम था जो मुझे उससे गुजरना ही पड़ा। क्योंकि अगर आपको सीखना है ना, तो आपको सक्सेसफुल के इंसान के हाथ तो पकड़ना ही है, फिर वो जहाँ पे भी जाता है, क्योंकि आपको एक्सपीरियंस से देते हुए जाएगा, राइट। तो वो कुछ पल तो मुझे निकालना ही था। फिर मुझे आइडिया आया कि मैंने अपने खुद का बैनर, शाइना जिवानी का बैनर निकाला, मैंने शोज लिए, फिर मैं अपनी नाम का प्रोग्राम करने लगी। लेकिन कुछ पल था, वो तो निकालना, वो तो हर एक के वो रहा। तो आज वो अचीवमेंट है कि खुद के बैनर पे हाँ, यस, आज वो अचीवमेंट है कि खुद के, आज मैं सबको बुक करती हूँ। और मैंने अभी 15 दिन पहले ही मैं आपका फेसबुक का वॉल देख रहा था। एक मस्त लिस्ट था, ये तारीख को यहाँ पे, ये तारीख को वहाँ पे, पूरा महीना बुक्ड है, पूरा महीना बुक्ड है। और आपने पूरा शेड्यूल डाला हुआ है कि ये शोज है मेरे। तो वो देख के भी मुझे लगा था कि वाओ, इतने सारे शोज। क्योंकि हम आपको जानते हैं करीबन 2008-9 से,
हाँ, 9 से और वहां से जानते हैं जब आपने शुरू किया था। हाँ। एग्जैक्टली। तो वो डेट्स के अलावा भी मैंने 7 प्रोग्राम ऐड किए। अब वो क्या एक चार्ट बन जाता है उसके बाद ऐड नहीं कर सकते, लेकिन Yes, इसके अलावा yes, मैंने yes. 7 प्रोग्राम किए। वाओ। तो होता है, और ये एक ऐसा है कि बहुत सारी डेट्स है जिसमें बार बार कॉल आते हैं, तो वो एक प्लेटफॉर्म है जिसमें पता चले कि अच्छा 22 शाइना का है, कॉल मत करो। तो वो भी एक है, और एक सक्सेसफुल भी तो दिखाना है ना, बिल्कुल। प्राउडली बिल्कुल। दिखाना है, मतलब जो है वो ही है, यही जो है, वही करते है, हैं। जो करते हाँ। हैं। ग्रेट। पर्सनल कुछ पूछ सकता हूँ क्या? हाँ हाँ प्लीज। क्योंकि कब से मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि पूछूं कि ना पूछूं, पर माहौल है और आपकी परमिशन भी है, तो कभी यानी स्ट्रगल करते हैं ना कोई, तो और स्पेशली अगर फीमेल है तो मेल डोमिनेंस जगह पे मेल्स हमेशा कहीं ना कहीं फीमेल को अलग नज़रिए से देखना शुरू करते हैं कि अभी इसको ज़रूरत है, जो बोलेंगे वो शायद हो जाएगा। कहीं ऐसा कोई आपको एक्सपीरियंस हुआ, या मैं सीधा ही पूछूं कि अगर आपको कहीं सेक्सुअली हैरेस करने की किसी ने कोशिश की है? हाँ की है, की हाँ। है। बहुत नामी, जहाँ आज हम ऐसा देखते हैं कि वो उनका कितना नाम है वो लोग, क्योंकि अच्छा। अपने आप में वो बहुत स्ट्रांग फील करते हैं ना, अभी तक उनका तूफान से नहीं हुआ। बट मैंने स्ट्रांगली आंसर दे दिया था उनको, और उसके बाद से मुझे शोज भी कम हो गए थे। एक दौर ऐसा आया था जिसमें मुझे ये एहसास हुआ कि मुझे ये नहीं करना है, अच्छा, मुझे सिंगिंग लाइन छोड़ छोड़ दो। अच्छा, देना। लाइन छोड़ देंगे? हाँ, लाइन ही छोड़ दे, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे हर एक जगह पे यही चीज़ दिखी। मतलब जैसे एक लेडी है, अच्छा अकेली है, अच्छा वो आती है, ठीक है, तो हमारे आते हैं ना बहुत सारे प्रोग्राम, तो आप आइए, चाय पे चर्चा, कॉफ़ी, जो मुझे कभी भी मंजूर नहीं था, है ना। तो वो होते होते ऐसा हुआ कि मुझे नफ़रत होने लगी, ये मुझे सिंगिंग लाइन से मुझे नफ़रत होने लगी। एक दौर ऐसा आया कि मुझे ऐसा था कि नहीं करना है। फिर मेरी मम्मी, जो हमेशा मेरे साथ रही है, उसने कहा कि नहीं, तू वापस उठ और तू अपनी मर्जी से चल। तुझे बहुत बहुत तो तुझे कुछ समय लगेगा ना, क्योंकि अपना खुद का जो नाम बनाने के लिए समय लगता है, तो तू खुद उठ, मुझे तुझ पर ट्रस्ट है, तू जाएगी आगे। ठीक है। तो कुछ टाइम में ऐसा हुआ कि सारे कांटेक्ट भी हट गए, मैं इससे बहुत बाहर ही आ गई। जैसे प्रोग्राम्स ही नहीं है, डेट्स ही नहीं है, कुछ है जो डायरेक्ट फैमिली मुझे बुक कर रही है। हाँ। ओके। वो हो गया, और फिर मैं वापस आई और मैंने प्रोग्राम किए, और फिर मैंने जो स्ट्रैटेजी यूज़ की इग्नोर करने की। अच्छा। हाँ, जैसे कान और आंखें दोनों बंद कर दो, क्योंकि जो लोग हैं उसको नहीं सुधार सकते ना तुम, तो उसकी जगह पे तुमको काम बंद करने की जरूरत नहीं है, वरना तुम क्या करेंगे। अगर आज मैंने, क्योंकि ऐसा कोई स्टडी तो नहीं थी, मैं डॉक्टर तो नहीं थी, इंजीनियर तो नहीं थी कि चलो कल मैं ऑफिस कर लूंगी, सीए सीएस तो नहीं थी। बहुत साल काम किए थे, तो अगर इतना साल काम किए ही है तो कुछ चीज़ों को हम इग्नोर कर सकते हैं, कुछ स्ट्रिक्टली। तो आज मेरा जो बॉडी लैंग्वेज है ना, आज उनको 10 बार सोचना पड़ता है। अगर हम उनको मुझसे बात भी करना है तो उनको 10 बार सोचना पड़ता है कि शाइना को बुलाया नहीं बुलाया। तो रहा है ये चीज़ हुई है। मैं पीछे भी आई हूँ, लेकिन मैं कहते हैं कि रेस में दौड़ने से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग गिर कर उठ कर वापस दौड़ने में है ना। तो मैं गिरी बहुत बार, और फिर मेरी मम्मी, मेरी फैमिली नहीं होती तो मैं नहीं होती यहाँ पर। तो मैं वापस उनकी मदद से उठी और मैं वापस भागी। शायद काफ़ी लोग आपको जानते भी होंगे ना, जानते भी क्योंकि इस नज़र से तो समझ लो कि आपने अहमदाबाद में ही काम किया। हाँ एग्जैक्टली। और बहुत समय से, लंबे समय से आप सिंगिंग में हो और काम कर रहे हो, और एक नीडी भी हो, वो भी पता ही हो है कि ये 2 व्हीलर पे आ रही है, 2 व्हीलर पर आ रही उसकी है, फैमिली कंडीशन क्या है, मम्मी साथ में आ हाँ, रही है, हाँ, कपड़े भी देखकर कि एक स्टेज के कपड़े कैसे होते हैं और उसके पास क्या है, उसके पास क्या है। तो तो ये सब वो सब observation जानते होता है। हुए भी, और ये एक नज़रिया होना चाहिए कि सपोर्ट करे, आगे लेके जाए, और एक व्यक्ति है जो अपने फैमिली को आगे अपलिफ्ट करेगा। करे, तो उसको उसकी जगह पे थोड़ा सा अभी भी मुझे समझने के लिए थोड़ा कठिन लग रहा है कि सही में होता है क्या, यहाँ पे भी होता है। होता है सर, कोई भी किसी के लिए नहीं है। मुझे अपनी जर्नी में ये चीज़ पता चली
कि तुम्हारे साथ सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी फैमिली होगी। कहते हैं ना कि अपनी तकलीफें है ना वो खुद ही सॉल्व करने की कोशिश करो, क्योंकि अगर अपनी तकलीफें दूसरों को दिखाएंगे ना तो उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो मुझे अपने जर्नी में इतना पता चला कि अगर मैं प्रॉब्लम अपना फीलिंग क्या होता है कि बताए कि देखो मुझे ये है, मुझे काम देना, मुझे काम की जरूरत है ना। तो हमने खुलकर उससे बात की कि मुझे काम की जरूरत है, तो जहां पर भी आपको मेरी जरूरत है मुझे बुलाना, मुझे काम देना। लेकिन इसके जगह पर कुछ होता है तो मुझे वहां से पता चला कि प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करो, पैसे वो आ जाएंगे वरना उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। तो ये चीज तो मुझे मंजूर नहीं थी। साथ में आते थे फिर भी इतनी हिम्मत करके आपसे बात करते। हाँ, बट मेरी मम्मा एक हद तक आ सकती थी ना, क्योंकि बहुत ठंड है, फैब में प्रोग्राम है, जैन में है, तो 2 बजे फिनिश होना, 1 बजे, तो मुझको नहीं लाती थी। फिर मैं अकेली ही सफर करती थी, जैसे 7-7 8-8 घंटा जाना है तो वो नहीं आ सकती ना, मैं हर बार कैसे परेशान नहीं कर सकती उसको। फिर अभी जिसको कुछ भी बोलना है तो वो प्रोग्राम में भी बोलेगा, वो फोन में भी बोलेगा, वो मैसेज में भी बोलेगा। अब जिसको कुछ भी करना है वो करेगा ही। True. लेकिन ये मैंने देखा कि what you changed in yourself is आपने अपने ऊपर काम किया, आपने अपने बोलने का तरीका, आपने अपने बिहेवियर का तरीका और अपनी बॉडी लैंग्वेज पे काम किया और उसको ऐसा बनाया कि ताकि अगर किसी को कुछ बोलना है तो उसको 10 बार सोचना पड़े। परफेक्ट। सो दैट वाज वेरी नाइस टेक अवे फॉर मी कि अगर आपको कुछ ऐसे सिचुएशंस है जिसमें आप ऐसे फंस रहे हो तो आप अपने आप को ऐसा बनाओ ताकि सामने वाला वो बिहेवियर आपके साथ ना कर पाए। एग्जैक्टली सर। एंड दिस कुड बी अ गुड मैसेज फॉर द यंग गर्ल्स जो आज काम कर रही है कहीं पे भी, है ना? क्योंकि सब बोलना, बैड वर्ड्स बोलना जरूरी नहीं है। हाँ। लड़ने कहाँ तक जाओगे, किसके साथ लड़ोगे ना। एटीट्यूड ही ऐसा रखो कि उसको 10 बार सोचना पड़े कि मैं ये मैसेज करूं कि नहीं करूं। अब मैं अभी का ही आपको मैसेज दिखाऊं। एक इवेंट ऑर्गेनाइजर है, तो उन्होंने मुझे शोज दिए, न्यू ऑर्गेनाइजर है। अब उन्होंने मुझसे बात करते करते एक सेंटेंस ऐसा लिखा, ओके गुड नाइट भाई, कि हम लोग गुजराती में बात कर रहे थे, तो मैंने बोला भाई आओ जो। बट उन्होंने एक सेंटेंस लिखा कि अभी मिलते रहेंगे, तुम मुझे संभालना, ठीक है, तुम मुझे संभालते रहना। तो मैंने उनको लिखा कि तुमको और मुझे संभालने वाला भगवान है, ठीक है, तो वो तुमको भी संभालेगा और वो मुझे भी संभालेगा। तो भाई अभी हम लोग सो जाते हैं, हम लोग बाद में बात करते हैं, ठीक है। तो वो एक इंसल्ट भी नहीं हुआ और मैंने आराम से उसको उसकी वैल्यू और मेरी वैल्यू दिखा भी दी। और आंसर, उसको मैसेज जो चाहिए था वो आपने दे दिया, वो मिल गया उसको। तो वो हर जगह दिखेगा आपको, अभी नहीं, पहले नहीं, वो हर जगह आपको दिखेगा। बट वो आपके ऊपर है कि आप कैसे उसको हैंडल करते हो। तो मैंने वो सीखा। बैक अगर आ जाती ना मैं तो कुछ नहीं बन पाती। तो मैंने अपने आप पर वर्क किया और वो सीखा कि अच्छा अब बॉडी लैंग्वेज कैसी बनानी है। क्योंकि मुझे काफ़ी सारे आर्टिस्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि हमको डर लगता है आपसे बात करते, हम आपसे बात करें। अब वो लोग मुझे पहले क्वेश्चन पूछते हैं कि आपके पास टाइम है, जो लोग पहले नॉर्मल पूछे बिना कॉल करते थे, ठीक है। तो वो सडनली वर्क नहीं होता, बट धीरे धीरे वो होगा। आप आंसर दोगे ना पोलाइटली, तो वो फिर वो आपके लाइफ में आने ही वाले। अच्छा कितने बजे सोए, अच्छा कितने बजे उठे, अच्छा चाय पी, भाई नहीं पीनी चाहिए। बराबर। एक प्रोफेशनल दायरा रखना चाहिए। बिल्कुल। भले अगर वो काम करता है तो इसमें क्या हो गया, इसका मतलब अपनी लाइफ थोड़ी वो गिनेगा, उसको कोई हक नहीं है। सीधी सी बात। मेल अगर मेल मस्ती करता है तो ठीक है, वो फीमेल के साथ नहीं करना चाहिए। सही है। तो थोड़ा अब लाइट चीजों के बारे में भी बात कर लेते हैं। बहुत कुछ हैवी चीजों के बारे में बात हो गई। तो ऐसे कोई शोज हैं हाँ जिसमें आपको आपके मोस्ट मेमोरेबल शो के अंदर कोई एक ऐसा शो है कि जो आपको आज तक याद है कि उसके जैसा शो आज तक नहीं हुआ? हाँ, मैंने जो खुद का किया था सबसे पहले शो, सबसे पहला जो किया था मैंने 21 मार्च 2012, उसमें मैंने खुद का बैनर का फर्स्ट शो किया था। और मैंने अपने लोगों को बुलाया था कि मैं चाहती थी कि हमारे अपने देखे कि मैं कौन से स्टेज पर पहुंच गई हूँ। ये कहते हैं ना कि बाजू में रहते हैं, आपको जानते हैं, लेकिन वो नहीं जानते कि वो लेवल कौन सा है।
क्योंकि तभी इतना इंस्टाग्राम हाँ, इतना कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। इतना 2012-11 की मैं बात करूँ तो इतना कुछ नहीं था। तो मैंने खुद अपना प्रोग्राम डिज़ाइन किया, आर्टिस्ट बुक किए, सिंगर्स बुक किए और मैंने वो परफॉर्म किया। और क्या होता है जनरली हॉल में नीचे जाकर डांस नहीं करते थे तभी, अभी तो करते हैं, तभी नहीं करते थे। बट तभी मैं नीचे ऑडियंस में गई, मैंने डांसिंग सेक्शन पूरा लिया, ये मेरा दिल, दिल तो है दिल, पूरा डांसिंग और सब लोगों को नचाया। तो वो एक मेरा मेमोरेबल, क्योंकि मेरा खुद का था ना, तो वो मेरा एक यादगार। मेरी टिकट्स भी मैंने खुद, जिसमें मैंने अपना फोटो सबसे बड़ा रखा था क्योंकि अभी तक सबके बड़े बड़े फोटो थे ना, तो मैंने अपना सबसे बड़ा फोटो रखा था, उसको सेल किया था, सब लोगों ने लिया भी था बड़े प्यार से। तो वो मेरा प्रोग्राम था, वो मेरा मेमोरेबल प्रोग्राम था। और वो टाइम पे मेरा, हमारे न्यू ईयर होता है 21 मार्च को, तो वहां से मैंने अपनी शुरुआत सोचा कि जो नई शुरुआत है ना, जहाँ मैं गिर गई थी तो मुझे उठना है, तो मैं वहां से उठी थी। वाह। और फिर जो मैंने अपने आप को स्ट्रांग बनाया, वो वहां से, वो दिन से बनाया अपने आप। मोस्ट ऑफली क्या होता है कि जब आप बैंड लेके जाते हो तो एक फिक्स होता है कि एक सॉन्ग्स फिक्स होते हैं, लेकिन कई बार लोग फरमाइश भी करते हैं। उसको कैसे इनकॉर्पोरेट करते हैं आप? करता है, क्योंकि अगर उनको पता है कि आप आशा जी, लता जी में गाते हो, तो वो उनको वही फरमाइश देंगे। अगर ऐसी फरमाइश है जो आपको नहीं मालूम है, तो मैं इन जनरल क्या करती हूँ कि वो लोग को ऊपर बुला लेती हूँ। अच्छा। हाँ, और आपको पता है ना, म्यूजिक लवर्स अभी बहुत हो गए हैं। अगर आप किसी को माइक दोगे ना, तो वो खुद गाने लगेंगे। तो वो एक टेक्निक मैं यूज करती हूँ कि मैं उनको, आप भी आइए ना, आप भी मेरा साथ दीजिए ना, तो कुछ वो जो वर्ड नहीं आते वो खुद गा लेते हैं। भले वो रिदम में नहीं होते, लेकिन उनको भी मजा आता है कि मैंने गाना गाया। वेरी स्मार्ट। और आजकल तो है ना, मैरिजेस के अंदर मैं फिर से वही टॉपिक पे आता हूँ, क्योंकि ये मैंने अभी बहुत देखा है, क्योंकि इंस्टाग्राम फेसबुक पे भी बहुत आ रहा है कि मैरिजेस के अंदर एंकर का एक अलग ही रोल है। हाँ, तो वो कैसे मैनेज होता है, उसमें क्या क्या सेक्शंस होते हैं? वो एंकर नहीं बोल सकते, वो एंकर कम एंटरटेनर। अभी क्या हो गया है पता है कि सिंगिंग नहीं होगा ना तो चलेगा, एंकर तो चाहिए। अगर आप इतना पैसे डाल रहे हो अपने इवेंट में, और आप अगर अच्छी एंकर नहीं बुक कर रहे हो, क्योंकि एंकर क्या करता है ना, रोल करता है, आपको आपके इवेंट को कौन से मोड पर लेकर जाना है, वो एंकर करता है। ठीक है, एंकर को पता होता है कि ये फैमिली को कितना अप करना है, अच्छा इसमें उनके मम्मी डैडी को कितना दिखाना है, इसमें ब्राइड ग्रूम को कितना दिखाना है, लोगों को कितना एंटरटेन करना है। तो मैं वो चीजों को बहुत अच्छे से समझ गई थी, क्योंकि इतने सालों से मैं लोगों से बात करती थी। तो मैंने जो होस्ट करते थे, जिनको मैं जब ऑब्जर्व करती थी, और वो टाइम पे वो जो गलतियां करते थे ना, वो मैंने सुधार के अपनी होस्टिंग स्टार्ट कि अच्छा, मैंने देखा कि ये होस्ट अगर ये ऐसा करता ना तो मजा नहीं आती। मजा आती ना, पर होस्ट को नहीं बोल सकते, वरना उनको ईगो पर आ जाता है ना कि मैं इतना साल से कर रहा हूँ, तूने मुझे सिखाया, तो बोल नहीं सकते। तो मैंने वो गलतियों को सुधार कर, और आज का माहौल कैसा है, अब आजकल ऐसा है कि बोलते हैं ना कि मामेरू भराए छे, गुजराती में बोलते हैं कि जब मामा आते हैं, तो वो एक मूवमेंट होता है, उसका कोई इवेंट नहीं होता है, लेकिन आज एंकर को बुलाते हैं। उसके लिए भी मंडप मुहूर्त बोलते हैं, उसमें भी एंकर बुलाते हैं। मैंने अभी ही मंडप मुहूर्त, मामेरू और उसके बाद हल्दी, तो मैंने वो 3 इवेंट उनकी थी। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, हम तीनों के देंगे, बट वो एंटरटेन होना चाहिए। वो उनका था, क्योंकि 1 बार 2 बार मैंने उनके साथ सेटिंग की थी। उन्होंने कहा था वो मजा आ जाना चाहिए। ये क्या होता है, फैमिली वो सबको एंटरटेन नहीं कर सकता ना, वो तो आओ बैठो, अच्छा तो आपने खाना खाया, वही बोल सकता है। तो एंटरटेन के लिए क्या, तो वो एंकर। तो हम है ना, लोगों को पब्लिक स्पीकिंग सिखाते हैं, जैसा आपको पता है, राइट? तो मैं इसमें बहुत इंटरेस्टेड हूँ कि आप जब बोलते हैं कि ऐसे सेगमेंट्स, राइट, जिसमें वैसे देखा जाए तो कुछ नहीं है बोलने को, कुछ नहीं है। हाँ, जैसे आप मंडप मुहूर्त की बात कर रहे हैं, उसमें कुछ नहीं है, 2 मिनट का इवेंट है। हाँ, राइट। तो उसके अंदर आपने उसको क्रिएटिव कैसे बनाया? शेरो शायरी से, क्वेश्चन आंसर से। जैसे मैं उनको पूछती हूँ कि अब क्या होता है कि एक इवेंट ही हो रहा है, तो ऑब्वियसली हस्बैंड वाइफ पर होगा, फैमिली पर होगा, तो मैं ऐसे फनी क्वेश्चंस पूछती हूँ कि भी ऐसी कौन सी चीज है जो लेडीज पहनती है, जेंट्स पहनते भी और उसको खाते भी है। अरे वाह।
फिर से बताओ यार। ऐसी कौन सी चीज है जो लेडीज पहनती है, लेडीज जेंट्स पहनती है, हाँ जेंट्स पहनते भी और उसे खाते भी है। जेंट्स पहनते भी और खाते भी है। हाँ तो लोग सोचने लगते हैं बिल्कुल। और सोचते सोचते लेडीज में से कभी आंसर आता है, कभी जेंट्स में से आंसर आता है, और आंसर आता है जूते। नाइस। फिर मैं उनको Very- पूछती हूँ कि आपको Yes, कितने yes. साल हुए, तो अगर उसको क्लिक होता है तो वो आंसर नहीं देता है, अगर उसको क्लिक नहीं होता तो मुझे बोलता है कि नहीं मैंने जूते नहीं खाए। वरना वो बोल देता है कि मुझे 30 साल हुए, तो मैं उनको बोलती हूँ अच्छा जूते खाए आपको 30 साल हुए। तो ये एक एंटरटेनमेंट है जो एक फैमिली मुझसे चाहती है यस। कि मैं उनके साथ कंटिन्यू करूँ। जैसे एक बहुत ही अच्छा कॉमेडी स्टोरी है कि भाई एक वाइफ ने हस्बैंड को पूछा कि भाई कंप्लीट और फिनिश में क्या अंतर है। कंप्लीट और फिनिश दोनों सेम वर्ड ही हाँ, लग same रहे हैं, word. तो क्या अंतर है, एक बार वाइफ ने पूछा। तो हस्बैंड ने कहा कि मैं आपको ऐसे ही बोलूंगा तो नहीं समझ में आएगा, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ। वाइफ ने कहा ठीक है, मैं तुझे मिला तो तू कंप्लीट हो गई और तू मुझे मिली तो मैं फिनिश हो गया। ओह माय गॉड। तो जैसे आपने फिनिश बोला, जैसे आपने कहा फिनिश, वो बोलती है ऑडियंस और जो हंसती है। तो ये एक एंटरटेनमेंट है, ये एक ऐसा माहौल है जो मैं करके जाती हूँ ना, तो वो लोग बोलते हैं हमने नहीं सोचा था ऐसा। तो मैंने जो होस्टिंग का लेवल है ना, वो मैंने पूरा अलग चेंज कर दिया कि ऐसा भी हो सकता है ना, क्यों ना हम 1 to 1 लोगों से बात करें, हम उनसे सवाल जवाब करें, हम उनसे ही जवाब ले। तो ऐसी बहुत सारी गेम है जो मैंने पूरा दिन उनके साथ फन मैंने खुद ने भी की, कि मुझे भी बहुत मजा आती है। और आज ऐसा नहीं है कि मैं सिंगिंग से एंकरिंग में आ गई तो शायद मैं कम कमा रही हूँ, उतना ही लेवल है। सिंगिंग में भी उतना ही है और एंकरिंग में शायद मैं कभी कभी ज्यादा, उससे भी ज्यादा लेती हूँ। तो दोनों मेरे लिए आज उतना ही कंफर्टेबल है। और आज ऐसा होता है कि शाइना आनी चाहिए। आज जो फैमिली होती है वो ऐसा बोलती है कि वो आए थे ना, उनको बुलाइए ना, बस मुझे यही करना था और ये हो गया, नाम हो गया। हाँ नाम हो गया, मुझे करना था कि मेरे नाम से बुलाने चाहिए आप। लेकिन उसके पीछे भी बहुत सारी मेहनत है, क्योंकि वी नो कि एंकरिंग इज नॉट एन इजी जॉब। क्योंकि कुछ भी वो लाइव है, कुछ भी कोई भी कुछ भी बोलता है और उस टाइम पे प्रेजेंट रह के उसको रिप्लाई करना और उसको मजेदार बनाना, और इंसल्ट भी हो सकती है ना कभी, है। क्योंकि अभी बीच में इवेंट में ऐसा हुआ कि हस्बैंड वाइफ को मैं सामने सामने खड़े रहकर मैं बोलती हूँ कि मैं बोलती हूँ वो आप बोलिए, आज तारीफ करवाते हैं आपकी वाइफ की। तो हस्बैंड बोल रहे थे मैं नहीं करूंगा, आप बोलेंगे वो मैं नहीं बोलूंगा। तो मैंने कहा ठीक है, काम करते, आपको जो बोलना है वो पहले बोल दीजिए, फिर मेरा बोलेंगे। तो हाँ वो ठीक है। फिर उनको आई लव यू बोलना था, उन्होंने आई लव यू बोल दिया और फिर उन्होंने मेरे जो वर्ड थे वो बोले, क्योंकि एंड टाइम पर भी पूरा एक रॉन्ग गलत माहौल ना चला जाए, वही एंटरटेनमेंट ही रहे, वो बहुत जरूरी है। तो ऐसे बहुत रेयर होता है, पर होता है तो मजाक होता है तो सेट हो जाता है, क्योंकि वो एक माहौल होता है जहाँ पे सारे रिश्तेदार होते हैं और देखते हैं आपको। हाँ, और आपको देखते हैं, और कभी जीजा और कभी वो फूफा, और सबके मूड अलग अलग होते हैं। वो किस चीज से गुजर रहे होते हैं आपको नहीं पता होता है। बट एक एंटरटेनमेंट होता है, मजाक मस्ती होती है, जो मेरा गोल होता है कि वो सब तो जो आंसर भी नहीं देता है वो उसके पास भी मैं जाकर उसको खड़ी करती हूँ। तो इसमें मुझे मजा आता है, जैसे सिंगिंग में मुझे मजा आता है, मुझे उतना ही मजा एंकरिंग में आता है। तो ओवरऑल लाइफ वहां से शुरू हुई और आज एक नाम बना, और शाइना जीवानी एक बैनर है, एक ऐसी एंटरटेनर है, एंकर है, सिंगर है, मल्टी टैलेंटेड। और या ऐसा कह सकते हैं कि एक ऐसी व्यक्तित्व जो जिनके नाम से ही लोगों के चेहरे पे मुस्कान आती है, एक एनर्जी फील होती है। और आज अपने परिवार की कह सकते हैं कि एक धरोहर बन के खड़ी है। सो लाइफ में आगे क्या सोचा है? आगे एक टॉप पर और जाना है। जैसे मैंने कहा कि गोल थे वो कंप्लीट हो गए, मेरे घर का और निशा का। लेकिन कुछ अभी भी है जो निशा को, जब तक निशा सेट नहीं हो जाती तो वहाँ तक मुझे वर्क करना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अभी और उसकी फीस पे करनी है। तो ये साल मैंने ये डिसाइड किया कि मैं बहुत काम करूँगी, जितना मैं काम करती हूँ उससे मैं डबल काम करूँगी। और यही हुआ कि ये साल की जो मेरे डेट्स है वो हर साल से डबल है। एक दिन में 2 या 3 प्रोग्राम मैंने किए, मैंने कभी भी 3 प्रोग्राम नहीं किए। ये साल है जिसमें मैं 3 प्रोग्राम करूँगी। अभी 22 को ही मेरे 3 प्रोग्राम है। मॉर्निंग में रिंग सेरेमनी है, आफ्टरनून में हल्दी है और शाम को संगीत है, सिंगिंग है मेरा। क्योंकि कहते हैं ना कि जितना
ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी, इतना फास्ट भागना पड़ता है ना, बिल्कुल। तो अभी वो टाइम पर हो कि मुझे थोड़ा सा भागना है, क्योंकि और रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इवेंट्स करने हैं। ऐसा प्लानिंग है कि सारा मैनेजमेंट मैं करूँ। एक बैनर तो है ही, लेकिन ऐसा बैनर के जैसे एक टॉप की होती है ना सिंगर, एक टॉप का सिंगर बनना है मुझे। एक एंकर में नाम हो तो सिर्फ शाइना का हो। वाह। तो वो एक गोल है कि सिर्फ फर्स्ट प्रायोरिटी है, शाइना फ्री है तो पहले उसको पूछो। अभी होता है ऐसा, लेकिन और फास्ट मुझे स्प्रेड करना है कि फर्स्ट शाइना को पूछो, वो नहीं है फिर किसी और को। तो बिल्कुल। वो एक पूरा मैनेजमेंट करना है मुझे कि पूरा इवेंट मुझे मिले, बड़ा बैनर हो। वैसे जब हम सिखाते हैं हमारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स के अंदर, हाँ। जब हम माइंड पावर की बात करते हैं या मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, तो हम ये बताते हैं कि आप डिक्लेयर करो कि आपको क्या चाहिए। एग्जैक्टली। और बाय नोइंग और बाय डिफॉल्ट जो आप कर रहे हो अपने लाइफ में, वो एक प्रकार का मैनिफेस्टेशन है। एग्जैक्टली। आप डिमांड करते हो ऊपर वाले से या सुपर पावर से कि भी मुझे ये चाहिए, और यूनिवर्स आपको वो लाके दे रहा है। देता है। सही बात है, सही बात है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी सारी बातें हुई। हाँ, और आपकी yes. इनर वाइब्स आज हमारे जो इनर वाइब्स का टाइटल है उसको सार्थक कर रही है। एग्जैक्टली। और मैं आपसे बस एक छोटी सी कहने का मतलब, जो आप शो करते हो जब लोग फरमाइश करते हैं, तो एक छोटी सी फरमाइश करना चाहता हूँ। हाँ प्लीज। और फरमाइश ये है कि आपका वो फेवरेट गाना जो आप हमेशा गाते हो स्टेज से, हाँ। उसकी एक दो कड़ी अगर आप गा सको तो। मेस्मराइजिंग, माइंड ब्लोइंग, सुपर्ब, यही शब्द है मेरे आपकी इस आवाज़ के लिए। थैंक यू सो मच। और ऊपर वाले की ऐसा कह सकते हैं कि मेहरबानी है आप पे, ये गॉड गिफ्ट है। बहुत ही सुंदर आवाज़ है, मेस्मराइजिंग है, बहुत मज़ा आया। और आज के इनर वाइब्स में आपने अपने जीवन के बारे में बताया, कुछ स्ट्रगल के बारे में बताया। हम हमारे व्यूवर्स को यही बताना चाहेंगे कि आपकी ये इनर वाइब्स से अगर उनके लाइफ में कुछ सही में कुछ मोटिवेशन, कुछ ऐसी इंसाइट मिल जाए कि वो भी अपने लाइफ में सक्सेसफुल होने के लिए आने वाली छोटी से छोटी रुकावट या बड़े से बड़े मुश्किलात को भी पार कर जाए, और जैसी सफलता आपको मिली है वैसी उनको भी मिल जाए। यही गुजारिश के साथ थैंक यू सो मच शाइना फॉर बीइंग हियर। थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ पर कुछ कहना है उन पेरेंट्स को और उन लड़कियों को जो यहाँ पर कहीं ना कहीं ये सोचती है, एक दायरा होता है ना, सबका एक दायरा हो गया है आजकल, है ना। तो मैं वो पेरेंट्स को सबसे पहले बताना चाहूँगी कि आप अपनी बेटी को शेडो में मत रखना सबसे पहले, है ना। उसको पापा की परी नहीं, उसको एक टाइगरिस्ट बनाना। तो वो एक इतनी तो ट्रेनिंग देना कि जैसे मैं रास्ते में चलती हूँ, गाड़ी बहुत बार बिगड़ जाती है हाईवे पर, तो मुझे टायर चेंज करना आता है। ठीक है, अगर मुझे टायर चेंज करना नहीं आता तो शायद मुझे पापा को बुलाना पड़ता 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर, राइट। आप हो, बेस्ट है। पेरेंट्स बेस्ट टीचर होते हैं बच्चों के लिए। एक टीचर तो होती है लेकिन पेरेंट्स भी होती है, क्योंकि पेरेंट्स के साथ बच्चे सबसे ज़्यादा टाइम गुजारते हैं ना। तो उनको इतना स्ट्रांग बनाओ कि कोई भी इंसान उसको गिरा ना सके। अगर वो गिर जाती है तो उनको बोलो कि इट्स ओके, कोई बात नहीं, आप गिर गए हैं तो आप उठो,
हम लोग वापस चलेंगे, है ना। क्योंकि वो जो शैडो में रखते हैं, नहीं नहीं तुम नहीं गिरने चाहिए, तुमको कोई बोल क्यों गया, क्यों बोलना चाहिए तुमको, नहीं बोलेंगे ना, आने दो लोगों को बाहर, धूप लेने दो, बारिश लेने दो, लोग भले डांटेंगे लोग। आज निशा भी कल रो रही थी कि मुझे केयर होम में उसको जॉब मिली यूके में, तो वो रो रही थी कि मुझे कल ने सबके सामने मुझे डांटा वो मैनेजमेंट ने, क्योंकि उसने एक पॉलीथिन नहीं उठाई थी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं बेटा, आपसे तो उठा लेना। अगर मैंने ये बोला होता कि तुझे बोला क्यों, तो उनको बोल देना कि नेक्स्ट टाइम मुझे मत बोलना, कि उसकी ड्यूटी भी नहीं थी। ठीक है, तो बोल सकती थी ना कि मेरी ड्यूटी नहीं थी, लेकिन हमको बच्चों को बोलना है कि कोई बात नहीं, अगर आपको डांट नहीं पड़ेगी ना तो आपको समझ में नहीं आएगा कि लोग क्या है। अगर मैं कुछ सीखी हूँ तो वो लोगों से ही सीखी हूँ। और जो लड़कियां हैं ना, वो प्लीज़ चिक चैक, व्हाट्सएप, इंस्टा, रील्स वो बनाने से अच्छा कि हम कुछ बने। वो टाइम जो है वो कुछ सीखने में और कुछ बनने में जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। तो वो मैं सबको ये बोलना चाहूँगी, पेरेंट्स को और स्पेशली सारी लड़कियों को जिसने ग्रेजुएशन कर लिया है और अभी सोच रही है कि मैं क्या करूँ और समझ में नहीं आ रहा है। तो आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है? क्योंकि आप उठकर बाहर नहीं गए ना। ऐसे आप उठो, आप बाहर जाओ, कोई ना कोई रास्ता आपको मिल जाएगा। राइट, है ना। और थैंक यू सो मच, आपने मुझे ये आपकी फैमिली का पार्ट यहाँ पर गिना और मुझे यहाँ पर इनवाइट किया। और कहते कि जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी की असली उड़ान अभी बाकी है, जिंदगी के कई इम्तिहान अभी बाकी है, अभी तो नापी है हमने मुट्ठी भर ज़मीन। कहते हैं कि अभी हमने नापी है मुट्ठी भर ज़मीन, अभी तो सारा आसमान बाकी है ना। तो अभी बहुत सारी ऐसे पल है, ऐसे एक्सपीरियंस जो आपको भी होगी, मुझे भी होगी। और आज का जो लम्हा था वो बहुत अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। तो थैंक यू सो मच आपकी फैमिली का पार्ट बनाने के लिए। और थैंक यू सो मच वो हर एक लोगों को जिन्होंने मेरी स्ट्रगल में मेरा साथ दिया। मेरे पेरेंट्स ने, मेरे कुछ फ्रेंड्स थे, अजय गढ़वी, क्योंकि मैंने अहमदाबाद जब छोड़ा तो वो लाइन जब मुझे पकड़नी थी तो वो मेरे फ्रेंड ने हेल्प की। तो मेरे पेरेंट्स, कुछ फ्रेंड्स, तो सबको थैंक यू सो मच। और आपको थैंक यू सो मच कि आपने मुझे बुलाया। सो थैंक यू सो मच शाइना। सो दोस्तों, ये थे आज के हमारे गेस्ट, एक सेल्फ मेड वुमन, एक ऐसी सिंगर, एंकर, एंटरटेनर जिन्होंने आज अपने दम पे अपना करियर बनाया। दोस्तों, उम्मीद है कि आज का हमारा ये एपिसोड आपको बेहद पसंद आया होगा। आपके प्यार भरे कमेंट्स का हमें इंतजार रहेगा। मिलते हैं एक नए एपिसोड में नए व्यक्तित्व के साथ। टिल देन, डिस्कवर यू विद इन यू।